हाँ जी बच्चों, करें स्टार्ट। ऑल सेट। 2 मिनट है, क्या करोगे 2 मिनट में? चलिए 2 मिनट में बस ये बताया तो आज हम क्या कवरेज करने जा रहे हैं। तो बेटा ये हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ था, हमने बैच कब स्टार्ट किया था? 10 मार्च को अपना बैच स्टार्ट हुआ था। आज लगभग अप्रैल एंड आ चुका है, तो लगभग 1.5 महीने में आपका कंपनीज एक्ट का अब हमने हाफ सिलेबस यहाँ पर कर लिया है। तो सेक्शन 1 से हमने अपना सिलेबस स्टार्ट किया था एंड चैप्टर नंबर 5 यहाँ तक आपके 5 चैप्टर्स की कवरेज, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंपनीज एक्ट आपका कवर हुआ। बिकॉज आपके सिलेबस में कंपनीज एक्ट के लगभग 150 सेक्शंस हैं, तो आउट ऑफ दोस 11 चैप्टर्स आपने 5 चैप्टर्स कवर किए। सेक्शन 1 से आपने अपना सिलेबस स्टार्ट किया था एंड चैप्टर 5 आपका जाकर खत्म होता है 76A तक। तो 150 में से लगभग आपके आधे सेक्शन यहाँ पर रैप हो गए। तो आज की इस क्लास के थ्रू हम अपने 5 के 5 चैप्टर्स की एक रिवीजन करने जा रहे हैं। तो जितना भी सिलेबस अभी तक किया है वो आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। और बड़ा थियरी सब्जेक्ट में मैं बार बार आपको एक ही बात समझाता हूं, किसी भी टॉपिक को जितनी बार बोलोगे, रिवाइज करोगे, सुनोगे, उतना ज्यादा याद होगा। तो मल्टीपल रिवीजन इज द की, इसलिए बार बार चीजों को रिवाइज करते हुए चलिएगा। क्लास में भी बहुत बार रिवाइज होता है, टाइम टू टाइम मेरी कोशिश रहती है हर टॉपिक की मिसलेनियस रिवीजन, क्यूमुलेटिव रिवीजन हम करें। और आज उसी वजह से मैराथन भी आपके करवा रहे हैं, ताकि ये पांचों चैप्टर्स आपके वन गो में रिकलेक्ट हो जाए और आपको एक कॉन्फिडेंस रहे कि अगर आपने पढ़ा हुआ है तो चीजों को रिकलेक्ट करना उतना भी मुश्किल नहीं होगा। तो लगभग हमें यहाँ पर 30 क्लास के आसपास लगा है अपना इतना सिलेबस कवर करने में, बट आज इस एक क्लास के थ्रू आप अपना वो पूरा सिलेबस रिवाइज कर जाओगे। तो आपको शायद लग रहा होगा पुरानी बातें आप भूल गए हो, याद नहीं आ रही। अगर ऐसा कुछ भी है, आई एम वेरी श्योर कि आज के इस मैराथन के बाद वो सारे आपके जो भी डाउट्स थे वो रिमूव हो जाएंगे। सो विद ऑल दिस बैकग्राउंड आते हैं और अपनी आज की इस रिवीजन को करते हैं स्टार्ट। तो हमारे सिलेबस की अगर बात करें, सबसे पहला चैप्टर आपका कंपनीज एक्ट में आता है प्रिलिमिनरी। कितने सेक्शन थे इसमें? 2। तो सेक्शन 1 एंड 2 दो ही सेक्शन आए थे। सबसे पहला सेक्शन 1 जो यहां पर आया था, इसने आपको इस एक्ट का टाइटल बताया। इस एक्ट का टाइटल क्या था? कंपनीज एक्ट 2013। ये पूरे के पूरे इंडिया पर अप्लाई करेगा, ये बात भी आपको बताई गई। और ये पार्लियामेंट ने बना तो दिया था, पर इस कानून को फोर्स में लाने की पावर पार्लियामेंट ने किसको दे दी? सीजी को। और पार्लियामेंट ने कहा सीजी आप धीरे धीरे इस कानून के प्रावधानों को फोर्स में लाएंगे। कब कौन सा सेक्शन फोर्स में लाने, सीजी आप देख लेना। फाइनली यहां पर हमने बात जानी कि इंडिया में कुछ ऐसी कंपनीज है जिन पर कंपनीज एक्ट के साथ साथ उनका स्पेशल एक्ट भी अप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी कंपनी। तो इनमें अगर कभी भी क्लैश आया, ये कंपनीज एक्ट की बात मानेंगे, स्पेशल एक्ट की। एंड यहां पर सीजी को जाते जाते एक और पावर दे दी गई कि अगर सीजी चाहे वो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर कंपनीज एक्ट की कोई भी बात अप्लाई कर सकता है। तो इसके बाद हमने वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब जाना था, कहां डिफाइन था, जाना तो सेक्शन 2 क्लॉज, क्या बात है, सेक्शन 2 क्लॉज 11 ने बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन किया था। कैसे डिफाइन किया था? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी या एनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सीजी करेगा नोटिफाई। क्या सीजी ने अभी तक किसी को नोटिफाई किया है? एक एंटिटी को किया था, किसको? एशियन डेवलपमेंट बैंक। पर सीजी किसको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से बाहर नहीं कर सकता? कंपनी को बाहर नहीं कर सकता था। और फाइनली क्या यहां पर लॉ मेकर ने बॉडी कॉर्पोरेट का आपको एग्जॉस्टिव मीनिंग दिया या इंक्लूसिव? तो यहां जो डेफिनेशन थी वो इंक्लूसिव थी। उन्होंने बस ये बताया बॉडी कॉर्पोरेट में ये आएगा, इसके अलावा क्या क्या आएगा आपको अपने कॉमन सेंस से ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके बाद हम गए कंपनीज एक्ट को पढ़ने और सबसे पहले वर्ड कंपनी का मतलब जाना था। कहां पर डिफाइन था कंपनी? सेक्शन 2 क्लॉज। कैसे डिफाइन किया गया था कंपनी को? कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर द प्रीवियस कंपनी लॉ। तो यहां पर हमने 4 एग्जांपल लिए थे। सबसे पहले हमने एग्जांपल यहां पर लिया था जियो का, जो नए कंपनीज एक्ट में बनी है। नए कंपनीज एक्ट के लिए कंपनी भी है और नया कंपनीज एक्ट उस पर अप्लाई करेगा। पर जो एयरटेल पुराने कंपनीज एक्ट में बनी थी, क्या वो नए कंपनी लॉ के लिए कंपनी मानी जाएगी? बिल्कुल। और उस पर भी नया वाला कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा। फिर अगली बात हमने जानी, एक कंपनी का एग्जांपल लिया था चाइना लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं था। क्या ये हमारे लॉ के लिए कंपनी मानी जाती है? नहीं। इस पर हमारा कंपनीज एक्ट अप्लाई भी नहीं करता, जरूरत भी नहीं है। पर अगर एक बाहर वाली कंपनी, फॉर एग्जांपल नोकिया, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन करते तो ऐसी कंपनी को नाम क्या देंगे? फॉरेन कंपनी। सवाल आपके लिए, क्या फॉरेन कंपनी हमारे लॉ के लिए कंपनी है? नहीं है। पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट उस पर अप्लाई नहीं करता। पर क्या थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना चाहिए? कितना कितना अप्लाई करेगा? हमारी बुक का चैप्टर नंबर 11 अपने को सिखाएगा कि फॉरेन कंपनी पर कंपनीज एक्ट कितना अप्लाई करता है। इसके बाद एक एक करके हमने कंपनी के फीचर डिस्कस करने स्टार्ट किए। सबसे पहले आपका आ गया था इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कि एक कंपनी को कंपनीज एक्ट के तहत जन्म दिया जाता है और इसके इनकॉर्पोरेशन की बात है। आपने कौन से सेक्शन में सीखी थी? कौन से सेक्शन में कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना सीखा था? सेक्शन नंबर 7 में। इनकॉर्पोरेट होते ही कंपनी जब जन्म लेगी, वो नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, बोर्ड शेयर होल्डर सेम होगा या अलग अलग होगा? तो यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी है। हालांकि इसकी कभी कभी क्या एक्सेप्शन होती है, कब कब? फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट वेल अगर लिफ्ट हो गई तो वहां पर आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, या आपने अनलिमिटेड कंपनी बना दी तो सेपरेट लीगल एंटिटी वैसे आपको देखने को मिलेगी। और कल को शेयर होल्डर्स की अगर डेथ हो भी जाती है, क्या कंपनी को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। बिकॉज यहां पर क्या होता है आपका परपेचुअल सक्सेशन। और क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, आज के बाद कंपनी जितनी भी एसेट खरीदेगी वो शेयर होल्डर के नाम में खरीदेगी, अपने नाम में। और कल को बेटा अगर आपको केस फाइल करना है, शेयर होल्डर पर केस फाइल करोगे कंपनी पर, तो कंपनी के अंदर आपको सेपरेट प्रॉपर्टी का भी फीचर देखने को मिल जाता है। कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। अगली बात, मेंबर की लायबिलिटी कंपनी के टुवर्ड्स कैसी होती है? लिमिटेड। अगर आपने कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बनाई, वहां लायबिलिटी लिमिटेड होगी। कहां तक लिमिटेड होगी? अमाउंट अनपेड इफ एनी ऑन द शेयर। लिमिटेड बाय गारंटी में भी लायबिलिटी लिमिटेड है, गारंटी अमाउंट तक। और अनलिमिटेड कंपनी में लायबिलिटी पर कोई भी लिमिट नहीं होती। फाइनली अगला पॉइंट हमने देखा, कंपनी में कॉमन सील आज के दिन में मैंडेटरी है, वॉलंटरी है?
वॉलेंट्री है। अगला फीचर मैंने देखा लिमिटेशन ऑफ एक्शन, हर कंपनी के काम करने का एक दायरा है जो उसके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होगा, उससे बाहर जाकर काम किया तो वो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, अल्ट्रा वायरस, एंड अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शंस आर वॉइड एब इनिशियो। अगली बात यहां पर हमने जानी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाते हो, क्या प्राइवेट कंपनी का शेयर ट्रांसफरेबल है? बस सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शन, एंड पब्लिक कंपनी का शेयर इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। फाइनली हमने लास्ट फीचर यहां पर जाना था सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। यहां पर हमने एक डायग्राम डिस्कस किया, देखते पुरानी बातें याद है नहीं। थोड़ा कंपनी में पैसा मेंबर जरूर लगाते हैं, पर कंपनी के डेली ऑपरेशंस को कौन देखते हैं? डायरेक्टर। अगर कंपनी के किसी काम के लिए कुछ ना बताया जाए तो कंपनी का वो काम हमेशा कौन करते हैं? डायरेक्टर, अनलेस एंड अनटिल दैट टास्क इज रिजर्व फॉर मेंबर। मेंबर के लिए आप पूरे लॉ में जितने भी टास्क रिजर्व करते हो उसको हम बोलते हैं बिजनेस। बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस पूरे लॉ में कितने हैं? सिर्फ 4। और बाकी सारे बिजनेस कैसे होते हैं? इन पर अपना अप्रूवल देने के लिए मेंबर रेजोल्यूशन पास करते हैं। रेजोल्यूशन भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? ओआर एंड एसआर। एंड ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ओआर एंड स्पेशल बिजनेस के लिए एसआर। ऐसा कोई भी लॉजिक? ओआर पास कब माना जाएगा? व्हेन वोट्स इन फेवर आर मोर देन वोट्स कास्टेड अगेंस्ट, एंड एसआर पास मानेंगे जब वोट्स इन फेवर आर 3 टाइम्स ही वोट्स कास्टेड अगेंस्ट। और ओआर या एसआर पास कराने के लिए या तो मेंबर के आप जनरल मीटिंग बुला सकते हो, वरना मेंबर को चिट्ठी डाल सकते हो। मेंबर के चिट्ठी डालने को क्या बोला जाएगा? पोस्टल बैलेट। अगर आपने जनरल मीटिंग बुलाई है तो जनरल मीटिंग में वोटिंग का पहला तरीका शो ऑफ हैंड्स, यहां पर 1 शेयर 1 वोट या 1 पर्सन 1 वोट, 1 पर्सन 1 वोट। दूसरा तरीका पोल, यहां पर 1 शेयर 1 वोट या 1 पर्सन 1 वोट, 1 शेयर 1 वोट। एंड तीसरा तरीका यहां पर कौन सा आ जाता है आपका? ई वोटिंग। फाइनली डायरेक्टर भी 2 टाइप के रेजोल्यूशन पास करते हैं, या तो रेजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी जहां पर सिंपल मेजॉरिटी से काम चलता है, या फिर कौन सा रेजोल्यूशन? यूनानिमस। यूनानिमस पूरे लॉ में कितने कामों के लिए चाहिए? सिर्फ 3, वरना नॉर्मल मेजॉरिटी से काम चलता है। और ये रेजोल्यूशन पास करने के लिए या तो आप डायरेक्टर की बोर्ड मीटिंग बुलाते हो या डायरेक्टर को चिट्ठी डालते हो। डायरेक्टर की चिट्ठी डालने को क्या बोलते थे? रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। पर ध्यान रखना जो यूनानिमस रेजोल्यूशन होता है वो हमेशा कैसे पास होगा? बोर्ड मीटिंग में ही पास होगा। और क्या डायरेक्टर्स चाहे तो वो अपनी पावर्स को डेलीगेट भी कर सकते थे? बिल्कुल। इसके बाद हमने सेपरेट लीगल एंटिटी के फीचर की डिस्कशन करी थी। एक पर्सन था जो शूज मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में था, उसने अपनी कंपनी बनाई, उसको अपना बिजनेस ट्रांसफर किया, कंपनी से थोड़े शेयर लिए, थोड़ा कैश लिया, थोड़े सिक्योर्ड डिबेंचर लिए। कल को जब कंपनी बंद हुई, कंपनी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पैसा पहले पे करेगी या सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर का? कंपनी और डिबेंचर होल्डर तो सेम है, सेम है, अलग अलग है। तो केस का नाम कौन सा आ गया था? सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड। यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी को एस्टैब्लिश किया गया। बेटा कुछ फार्मर्स मिलकर के अगर कंपनी बनाए, कंपनी के हाथ में एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट है? एग्जम्प्ट है। पर जब कंपनी फार्मर्स को वो इनकम पास ऑन करेगी तो क्या वो टैक्सेबल हो जाएगी? बिल्कुल, बिकॉज इनकम का नेचर बदल चुका है, कंपनी और शेयर होल्डर अलग अलग है, बिकॉज अब वो बन गई है डिविडेंड इनकम। केस का नाम क्या आ गया था? मिसेस बच्चाएव गुस्तार। और इसी तरीके से कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी काम करती है, और ये बहुत अच्छा फीचर है। पर अगर आप इसका मिसयूज करना स्टार्ट कर देंगे तो ऐसे केस में कॉर्पोरेट वेल को कर दिया जाएगा लिफ्ट। और कॉर्पोरेट वेल 2 तरीके से लिफ्ट हो सकती है, या तो अंडर द स्टैट्यूटरी प्रोविजन या अंडर द जुडिशियल प्रेसिडेंट। मतलब कभी कभी तो लॉ मेकर ही कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करना आपको अलाउ कर देंगे, जैसे कि सेक्शन 3 है। वरना कभी कुछ केस लॉस के थ्रू फैक्ट ऑफ द केसेस में भी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 4 कंपनीज बनाते हो, उसमें अपनी इनकम और एसेट स्प्लिट करके टैक्स बचाने की कोशिश करते हो, तो क्या यहां पर कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाएगी? बिल्कुल। केस का नाम सर दिनशॉ जी पैटेड। और जी आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप उसके क्लाइंट सॉलिसिट अवे नहीं करोगे, और आपने जॉब छोड़ने के बाद अपनी कंपनी बनाई और उसके थ्रू क्लाइंट सॉलिसिट अवे कर रहे हो, तो भी क्या कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाएगी? केस का नाम गिलफोर्ड वर्सेस। हां, इसके बाद हम गए थे अगले टॉपिक पर, दैट वाज द टाइप्स ऑफ द कंपनी। कंपनी कितने टाइप की होती है? बेटा कंपनी कितने टाइप की होती है वो डिपेंड करता है किस बेसिस पर आप कंपनी का क्लासिफिकेशन कर रहे हो। अगर आप कंपनी को क्लासिफाई करते हो बेसिस स्टैट्यू, तो स्टैट्यू के आधार पर कंपनी कैसी हो सकती है? या तो कंपनीज एक्ट वाली कंपनी, या वो होगी एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो दिखने में कंपनी जैसी होती है पर कंपनी नहीं होती। फॉर एग्जांपल एलआईसी। दूसरा जी क्लासिफिकेशन आ गया था बेसिस रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के आधार पर कंपनी कैसी हो सकती है? पब्लिक या फिर प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया था सेक्शन 2 क्लॉज 68 में। कैसे डिफाइन किया गया था? प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी एंड व्हिच बाय इट्स आर्टिकल आरएलपी। आर से क्या बना था? restricts the right to transfer its shares। P से क्या बना था? prohibits any invitation to the public to subscribe to its and except in case of OPC limits the number of its members to 200। पर अगर जॉइंट मेंबर है कैसे काउंट करेंगे? सिंगल। और 200 के लिमिट में कुछ लोगों को काउंट नहीं करते। किसको? एक तो प्रेजेंट एम्प्लॉय और दूसरा पास्ट एम्प्लॉय। पर उसको शेयर कब मिला था? जब वो एम्प्लॉय था और जॉब छोड़ने के बाद भी शेयर अपने पास रखा, तो वो भी 200 के लिमिट में काउंट नहीं होगा। इसके बाद हम चले गए थे अपने पब्लिक कंपनी पर। बता दो व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक कंपनी? Public company means a company which is not a private and having a minimum paid up share capital as may be prescribed। और आज अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है तो वो कंपनी क्या रहेगी? प्राइवेट ही रहेगी। पर अगर प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तब वो क्या बन जाएगी? डीम्ड पब्लिक कंपनी। तो ये बात हमने जानी पब्लिक कंपनी की। इसके बाद हम गए जी प्राइवेट कंपनी भी 3 टाइप की हो सकती है, या तो वो हो सकती है ओपीसी, या वो हो सकती है स्मॉल, या फिर बच जाएंगी अदर प्राइवेट कंपनी। बता दो व्हाट डू यू मीन बाय ओपीसी? उसमें कितने मेंबर होते हैं? व्हाट अबाउट डायरेक्टर? मिनिमम 1 होता है, पर क्या एक से ज्यादा भी हो सकता है? डायरेक्टर ज्यादा हो सकता है पर मेंबर सिर्फ एक ही देखने को मिलेगा। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आई स्मॉल कंपनी की। डिफाइन किया गया था सेक्शन 2 क्लॉज। क्या बात है? स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज
नॉट अ पब्लिक कंपनी एंड हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। तो जी वहां पर लॉ मेकर ने लिमिट कैसे लगाई उसकी, सॉरी, पेड अप कैपिटल मैक्सिमम कितनी होगी 50 लाख, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब। वो लिमिट कहां तक जा सकती थी, और लिमिट फाइनली कितनी थी 4 करोड़। एंड टर्नओवर ऑफ विच एज पर द प्रीसीडिंग पीएनएल कितनी हो सकती है, पहले लिमिट आई 2 करोड़, उस लिमिट को बढ़ाकर 100 करोड़ तक लेकर जा सकते थे, और फाइनली प्रिस्क्राइब्ड लिमिट थी कितनी। तो आज के दिन में स्मॉल कंपनी की लिमिट कितनी है, पेड अप कैपिटल 4 एंड टर्नओवर पिछले साल की 40, दोनों में से एक या दोनों, पर 3S कभी भी स्मॉल नहीं होती। कौन कौन सी, सब्सिडरी होल्डिंग, सेक्शन 8 या स्पेशल एक्ट, इन्हें कभी भी स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं मिलेगा। अगला क्लासिफिकेशन आ गया था बेसिस लायबिलिटी। लायबिलिटी के आधार पर कंपनी कौन कौन सी हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। लिमिटेड बाय शेयर मेंबर की लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी अप टू द अमाउंट अनपेड इफ एनी ऑन द शेयर। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब फिर से लायबिलिटी लिमिटेड होगी गारंटी अमाउंट पर, जो अमाउंट मेंबर कब लाकर देगा। पर अगर कंपनी अनलिमिटेड है वहां पर मेंबर की लायबिलिटी पर कोई भी लिमिट नहीं है। और क्या कंपनी का क्रेडिटर सीधे मेंबर पर केस फाइल करके पैसा रिकवर कर पाएगा, नहीं जी, क्रेडिटर को कंपनी को बोलना पड़ेगा और कंपनी मेंबर से पैसा रिकवर करेगी, बिकॉज मेंबर की अनलिमिटेड लायबिलिटी क्रेडिटर के टुवर्ड है, कंपनी के टुवर्ड्स है, कंपनी के टुवर्ड्स है। अगला क्लासिफिकेशन हमारा कौन सा आ गया था, बेसिस कंट्रोल। तो जी कंट्रोल के आधार पर कंपनी कैसी कैसी हो सकती है, होल्डिंग, सब्सिडरी या एसोसिएट। तो सबसे पहले हमने सब्सिडरी कंपनी का मतलब जाना था एज पर सेक्शन 2 क्लॉज। पहली बात, एज एन इंडिविजुअल अगर मैं किसी कंपनी में 60% खरीद लूं, क्या वो मेरी सब्सिडरी है, नहीं, बिकॉज सब्सिडरी हमेशा देखा जाता है किसी दूसरी होल्डिंग कंपनी के रिलेशन में। और किसी भी कंपनी को अगर सब्सिडरी बनाना है, कितने रास्ते लॉ मेकर ने आपको दिए हैं, 2। या तो आप उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल कर लीजिए। कब माना जाएगा कि आप उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करते हैं, जब आप या तो उसके सारे या मेजोरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने की पावर रखते हो, या फिर आपके पास उसकी कितनी परसेंट की टोटल वोटिंग पावर होनी चाहिए, मोर देन 50%। बेटा टोटल शेयर कैपिटल या टोटल वोटिंग पावर या एक ही बात है, बेटा टोटल वोटिंग पावर। लॉ मेकर ने वर्ड का इस्तेमाल किया है टोटल वोटिंग पावर से। जब हम टोटल वोटिंग पावर देखेंगे तो किसी भी मेंबर के पास कितने वोट्स है वो शो फ्रेंड्स के हिसाब से डिसाइड होता है, पोल के हिसाब से। पोल पर सर हम नंबर ऑफ शेयर देखेंगे या पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू इक्विटी की देखेंगे या प्रेफरेंस की। क्वेश्चन कुछ भी ना बताए तो सिर्फ किसकी देखेंगे, इक्विटी। पर क्या प्रेफरेंस वाले के पास कभी कभी वोटिंग राइट आ सकता है, एज पर सेक्शन 47 कितने केसेस में, 4। पहला केस कौन सा था, एनी रिजोल्यूशन डायरेक्टली अफेक्टिंग राइट, रिजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप, रिजोल्यूशन फॉर कैपिटलाइजेशन, और अगर कितने साल का डिविडेंड पे नहीं किया। तो अगर क्वेश्चन ऐसा कोई हिंट दे दे तो प्रेफरेंस वाला भी वोटिंग पावर में काउंट होगा, वरना आपको कर देना है इग्नोर। और किसी भी कंपनी को सब्सिडरी बनाना है, ये सारे अधिकार खुद खरीदने जरूरी है या सब्सिडरी के थ्रू भी खरीद सकते हैं, सब्सिडरी के थ्रू भी खरीद पाएंगे। तो सब्सिडरी की सब्सिडरी भी हमारी सब्सिडरी होती है। और इस सेक्शन के पर्पस के लिए सब्सिडरी वर्ड में बॉडी कॉर्पोरेट भी कवर्ड है। इसका मतलब अगर इंडिया के बाहर की किसी कंपनी का 60% खरीद लोगे, क्या वो भी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। और आज के दिन में आप कितनी लेयर ऑफ सब्सिडरी ओपन कर सकते हो, मैक्सिमम 2। पर अगर एक लेयर वॉश किया तो इनडायरेक्टली कितनी ओपन कर पाओगे, 3 लेयर ओपन करना यहां पर आपको अलाउ कर जाएगा। पर लेयर वाली बात कुछ कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होती। किस किस पर, बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट कंपनी, इन पर लेयर वाली बात अप्लाई नहीं करेगी। फाइनली हम गए थे होल्डिंग कंपनी के मतलब पर। कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कब बनेगी, जब वो दूसरी कंपनी उसकी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी। तो ये हमने होल्डिंग कंपनी का मतलब जाना। एंड बेसिस कंट्रोल, लास्ट टाइप की कंपनी हमने कौन सी पढ़ी थी, एसोसिएट। बता दो जी, कोई भी कंपनी आपकी एसोसिएट कब बनती है, जब आपका उस कंपनी में क्या होगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, कितने परसेंट की वोटिंग पावर, मोर देन 20 या एटलीस्ट 20, एटलीस्ट 20% की टोटल वोटिंग पावर, या आपके पास किसी एग्रीमेंट के थ्रू उसके कौन से डिसीजन का कंट्रोल आ जाए। पर अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस टपते टपते 50 टप गया तो वो एसोसिएट रहेगी या सब्सिडरी। और कंपनी सेक्ट के पर्पस के लिए एक और कंपनी को एसोसिएट में काउंट किया जाता है, किसको, जॉइंट वेंचर कंपनी को, उसको एसोसिएट की डेफिनेशन में यहां पर कवर कर दिया जाता है। तो ये सारी मीनिंग हमने पढ़ा। और सब्सिडरी और एसोसिएट में एक छोटा सा पॉइंट और जाना था कि अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद रही है पर इन दी कैपेसिटी ऑफ अ ट्रस्टी, तो क्या वो होल्डिंग, सब्सिडरी या एसोसिएट के रिलेशन के लिए काउंट किया जाएगा। तो द आंसर इज नो। तो अगर आपने फिड्यूशरी कैपेसिटी में शेयर खरीदा है, वो सब्सिडरी या एसोसिएट के रिलेशन में कंसिडर नहीं होता। अगला क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था बेसिस लिस्टिंग। लिस्टिंग के आधार पर कंपनी या तो लिस्टेड होती है, अनलिस्टेड। अनलिस्टेड को तो लॉ डिफाइन नहीं करता। लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कंपनी जिसने अपनी किसी भी सिक्योरिटी को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाया, उसको लिस्टेड कंपनी अमूमन मान लिया जाता था। पर इस बात की 3 एक्सेप्शन हमने पढ़ी थी। सबसे पहला, एक पब्लिक कंपनी जिसने अपने शेयर वगैरह लिस्ट नहीं करवाए, पर उसने सिर्फ क्या लिस्ट करवा रखा है, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस। पर जो नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस आपने लिस्ट करवाए हैं, पब्लिक इशू वाले हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट वाले, या आपने लिस्ट करवाए हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, पब्लिक इशू वाले, प्राइवेट प्लेसमेंट वाले, या इन दोनों को लिस्ट करवाया, तो आपको लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन से बाहर कर देंगे। या आप एक प्राइवेट कंपनी हो जिसने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, प्राइवेट प्लेसमेंट वाले अपनी मर्जी से लिस्ट करवाए हैं, तब भी आप लिस्टेड निकलाओगे। या फिर आप फॉल करते हो 23 के सबसेक्शन 3 में। 23 के सबसेक्शन 3 में क्या लिखा था,
तो बेटा 23 का सबसेक्शन 3 या सेक्शन 23 आपका डील करता था पब्लिक इशू से। वो कहता था पब्लिक ऑफर लाना सिर्फ एक पब्लिक कंपनी को अलाउड है। और फिर मैंने आपको एक बात बताई कि एक इंडिया वाली कंपनी सीधे इंडिया के बाहर जाकर अपने शेयर इशू कर सकती है नहीं, उसको क्या इशू करने पड़ते हैं, जीडीआर। पर 23 के सबसेक्शन 3 ने अब सीजी को एक पावर दे दी है कि सीजी चाहे तो वो कुछ ऐसी जुरिस्डिक्शंस नोटिफाई कर सकता है जहां जाकर एक इंडियन कंपनी सीधे लिस्ट हो सकती है। क्या सीजी ने किसी को अभी तक नोटिफाई किया है? किसको किया था? आईएफएससी। तो अगर एक इंडियन कंपनी इंडिया में तो लिस्टेड नहीं है पर आईएफएससी में जाकर लिस्ट हो जाए तो उसको लिस्टेड कंपनी मानेंगे या नहीं? नहीं बेटा, वो भी लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन से यहां पर बाहर कर दिया गया। तो ये आपने लिस्टेड कंपनी का मतलब जाना था। फाइनली कुछ मिसलेनियस क्लासिफिकेशन में पढ़ा। मिसलेनियस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आपने पढ़ा था फॉरेन कंपनी। चलो फॉरेन कंपनी तो फॉरेन कंपनी के चैप्टर में सीखेंगे। फिर हम आते हैं गवर्नमेंट कंपनी का। बता दो व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी वो होगी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिल मिलाकर कम से कम क्या होल्ड करती होगी? कितनी परसेंट? 51 से ज्यादा है, एटलीस्ट 51। और 51% की टोटल वोटिंग पावर या पेड अप कैपिटल? पेड अप कैपिटल। पर अगर उस गवर्नमेंट कंपनी ने बाई चांस डीवीआर वाला शेयर इशू कर रखा है तो पेड अप कैपिटल की जगह क्या पढ़ लेना? टोटल वोटिंग पावर। और किसी भी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बनाने का एक और रास्ता होता था। क्या रास्ता? अगर वो किसी गवर्नमेंट कंपनी की क्या है, सब्सिडरी, तो भी गवर्नमेंट बन जाएगा। बेटा सब्सिडरी के लिए 51 देखूंगा या मोर देन 50 देखूंगा? मोर देन 50 देखा जाएगा। फिर सब्सिडरी का क्राइटेरिया आप यहां पर चेक करोगे। और जो भी गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं? नहीं होते। और हर गवर्नमेंट कंपनी की एक एनुअल रिपोर्ट बनाकर विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम एजीएम आपको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के आगे पेश करनी पड़ेगी। तो ये आपका गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है। सेक्शन 8 कंपनी के बारे में सेक्शन 8 में सीख लेंगे। निधि एंड डोरमेंट कंपनी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए उन पर विस्तार में चर्चा नहीं करते। घूम फिरकर हम लास्ट टॉपिक पर आ गए थे, दैट वाज मेंबर। तो जी किसी भी कंपनी का अगर मेंबर बनना है, मेंबर बनने के 3 रास्ते होते थे। पहला रास्ता क्या? पहला रास्ता क्या? बाय बिकमिंग द सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम। तो आप उसके मेमोरेंडम के सब्सक्रिप्शन क्लॉज में साइन करके मेंबर बन सकते हो। दूसरा रास्ता बाय एग्रीइंग इन राइटिंग टू बिकम दी मेंबर। और राइटिंग में एग्री करके मेंबर कैसे बनते हो? या तो कंपनी कोई शेयर अलॉट कर रही थी आईपीओ वगैरह में, उसमें खरीद लिया, वरना एग्जिस्टिंग मेंबर से ट्रांसफर करके, वरना क्या ट्रांसमिशन करके भी मेंबर बना जा सकता है। एंड लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अगर आपका नाम डिपॉजिटरी के बेनिफिशियल ओनर के रजिस्टर में लिख दिया जाए। ये वाला पॉइंट कौन से शेयर्स पर लगता है? क्योंकि जब शेयर डीमैट फॉर्म में होता है कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में हम किसका नाम लिखते हैं? एनएसडीएल और सीडीएसएल का। और सारे इन्वेस्टर का रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है? डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी अपने पास जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है उसको हम कहते हैं रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर। तो जिसका नाम वहां पर आएगा उसे कंपनी का मेंबर मान लिया जाएगा। और बेटा मेंबर और शेयर होल्डर वैसे तो ये दोनों टर्म सेम है, पर क्या इनमें कभी कोई कुछ अंतर हो सकता है? फॉर एग्जांपल लॉ मेकर ने वर्ड मेंबर को तो डिफाइन किया, शेयर होल्डर को डिफाइन नहीं किया। मेंबर मतलब जो सेक्शन 2 क्लॉज 55 में हमने पढ़ा। शेयर होल्डर का मतलब क्या होगा? जो शेयर होल्ड करता है। तो सर इनमें डिफरेंस कहां आएगा? फॉर एग्जांपल अगर आपने अनलिमिटेड कंपनी या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बनाई जिसमें शेयर कैपिटल ही नहीं है, तो क्या वहां पर शेयर होल्डर हो सकता है? नहीं। पर क्या वहां पर मेंबर होगा? बिल्कुल। अगला केस बेटा, मैंने आपको शेयर ट्रांसफर करने को दिया, मैंने अपना नाम लिखा, ट्रांसफर डीड साइन करी, आपको कहा जाकर शेयर ट्रांसफर करवा लो। तो बेटा शेयर होल्डर तो आप उसी दिन बन गए, पर मेंबर किस दिन बनोगे? जब कंपनी ट्रांसफर रजिस्टर यहां पर कर देगी। और बेटा जो सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम होते हैं वो मेंबर तो इनकॉर्पोरेशन पर बन जाते हैं, पर शेयर जिस दिन मिलेगा उस दिन जाकर वो शेयर होल्डर बनेंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंस आपका मेंबर और शेयर होल्डर में यहां पर आ गया था। चलो चैप्टर 1 की बात यहां पर समाप्त हुई। चैप्टर 1 में कोई डाउट? स्पीड ठीक है या और स्लो कर दे? सही है। अमित गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट वगैरह की बात है चैप्टर 10 में सीखेंगे, डोंट वरी। चलिए जी चैप्टर 1 यहां पर आपका समाप्त हुआ। तो जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 दैट वाज डीलिंग विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। सेक्शन 3 से स्टार्ट होकर कहां तक जाता था? तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी ऑफ द वर्ड प्रमोटर। प्रमोटर कौन से सेक्शन में डिफाइन था? सेक्शन 2 क्लॉज। प्रमोटर मींस अ पर्सन जिसका नाम कंपनी खुद से लिख देगी। कहां पर? प्रोस्पेक्टस में या फिर एनुअल रिटर्न में, या जिसका कंपनी के अफेयर्स के ऊपर क्या होगा? कंट्रोल, या जिसकी डायरेक्शंस के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर कस्टम टू इट। पर इसमें एक पर्सन को काउंट नहीं करते। प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर राइज थी वो प्रमोटर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। फिर हम गए थे सेक्शन 3 पर। सेक्शन 3 ने 3 बातें बताई। सबसे पहले मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर किसी भी कंपनी में कितने होने चाहिए? पब्लिक में, प्राइवेट में, ओपीसी में हमेशा एक। लाइबिलिटी के आधार पर 3 टाइप की कंपनी आप बना सकते हो, पर अगर आप आईएफएससी कंपनी हो वो कंपनी हमेशा कैसी होगी? लिमिटेड बाय शेयर। फिर सारी बातें सेक्शन में आई थी रिगार्डिंग द ओपीसी कि जब भी मेंबर ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आरओसी के पास स्पाइस प्लस आईएनसी 32 फाइल करेगा, साथ में वो एक नॉमिनी का नाम बताएगा। और आरओसी नॉमिनी का नाम कौन से डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड कर देता है? मेमोरेंडम में। तो मेमोरेंडम का एक नॉमिनेशन क्लॉज होता है जहां पर वो बात रिकॉर्ड हो जाती है। बेटा कल को नॉमिनी चाहे तो क्या वो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? नॉमिनी को ये बात किस किस को बतानी पड़ेगी? कंपनी को भी और मेंबर को भी। जैसे ही मेंबर को ये बात बताएगा, मेंबर नए नॉमिनी का नाम कंपनी को बता देगा 15 दिन में। कंपनी फिर आरओसी को बताएगी 30 दिन में। कौन से फॉर्म में? आईएनसी 4। कंपनी को 30 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, स्टार्टिंग से काउंट होंगे। अगली बात, अगर मेंबर चाहे वो भी नॉमिनी बदल सकता है। नई नॉमिनी का नाम कंपनी को बता देना, कंपनी 30 दिन में फॉर्म आईएनसी 4 में आरओसी को बता देगी। और कल को अगर मेंबर की डेथ हो गई या वो इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हो तो नॉमिनी बन जाएगा मेंबर। अब उसको क्या करना है? अपने नई नॉमिनी का नाम 15 दिन में कंपनी को बताना है। कंपनी आगे आरओसी को बता देगी 30 दिन में। कौन से फॉर्म में? 30 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, चेंज से काउंट होंगे, फ्रॉम द रेट ऑफ चेंज काउंट होंगे। उसके बाद हम गए थे रूल नंबर 3 पर। उसने बताया किसी भी ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी अगर बनना है तो आपको क्या होना पड़ेगा? नेचुरल पर्सन जो इंडिया का सिटीजन भी हो। पर क्या रेजिडेंट होना जरूरी है?
वैसे रेजिडेंट माना किसको जाएगा? जो इंडिया में कम से कम कितने दिन के लिए रहा होगा? 120 दिन इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मैक्सिमम कितने ओबीसी के मेंबर, कितने के नॉमिनी? पर क्या एक का मेंबर दूसरे का नॉमिनी बन सकते हो? पर कल को दूसरे में भी मेंबर बन गए तो सिचुएशन कितने दिन में करेक्ट करनी पड़ेगी? 180 दिन में। इसके बाद 3 रेस्ट्रिक्शन ओपीसी की पड़ी। माइनर ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी नहीं हो सकता, सेक्शन 8 कंपनी की तरह आप काम नहीं करोगे, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, ये वाला काम करना आपको अलाउड नहीं होगा। फिर हमने जाना कि आप ओपीसी को चाहो तो किसी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? एक तो सेक्शन 122 का रिजोल्यूशन पास करेंगे, मिनिमम मेंबर, मिनिमम डायरेक्टर, मिनिमम कैपिटल को इंक्रीज करेंगे अगर जो भी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है। उसके बाद सेक्शन 18 को कंप्लाई करेंगे, एक फॉर्म आईएनसी 6 फाइल करेंगे, सब कुछ ओके है तो कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी। और क्या प्राइवेट कंपनी को भी ओपीसी में कन्वर्ट कर सकते हो? बस ध्यान रखना प्राइवेट कंपनी कौन सी नहीं होनी चाहिए, सेक्शन 8। और कन्वर्ट करने के लिए रिजोल्यूशन कौन सा पास होता था? एसआर। साथ में एनओसी लेना पड़ता था, किस किस से? मेंबर से भी और क्रेडिटर से भी। उसके बाद एसआर की कॉपी एमजीटी 14 में 30 दिन में फाइल करेंगे, एप्लीकेशन फाइल करेंगे आईएनसी 6 में, सब कुछ ओके है तो कंपनी हो जाएगी कन्वर्ट। अरे बन रही कुछ बात? तो सेक्शन 3 किस चीज का था? तो अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर पब्लिक कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर 7 से नीचे गए, प्राइवेट कंपनी के मेंबर 2 से नीचे गए, तो कंपनी को कितना समय मिलेगा? पर अगर 6 महीने में भी मेंबर को इंक्रीज नहीं किया तो जितने भी रिमेनिंग मेंबर है वो क्या हो जाएंगे? पर्सनली या सेवरली लायबल प्रोवाइडेड दे वर कॉग्निजेंट ऑफ दैट फैक्ट। तो सेक्शन 3 है। इसके बाद सेक्शन 4 किस चीज का आ गया? तो मेमोरेंडम में सारे क्लॉजेस हमने पढ़े थे। सबसे पहला क्लॉज नेम क्लॉज, दूसरा सिचुएशन। नेम क्लॉज के बारे में बता दो, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम कहने में कौन सा वर्ड आएगा? पब्लिक लिमिटेड कंपनी नाम कहने में कौन सा वर्ड आएगा? पर कौन सी कंपनी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती? सेक्शन 8 या अनलिमिटेड कंपनी वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। अगर गवर्नमेंट कंपनी हो तो उसके नाम के एंड में हमेशा कौन सा वर्ड आएगा? लिमिटेड। अगला आता है जी सिचुएशन क्लॉज। इसमें आप क्या लिखोगे? पूरा रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, सिर्फ उस स्टेट का नाम जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा लायबिलिटी, पांचवा इसमें क्या लिखते हैं? कौन सी कैपिटल? ऑथराइज कैपिटल का सिर्फ अमाउंट या नंबर ऑफ शेयर और फेस वैल्यू भी, सारी चीज आपको लिखनी पड़ेंगी। अगला आ गया आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जिसमें सारे सब्सक्राइबर का नाम आएगा। हर सब्सक्राइबर को मिनिमम 1 शेयर खरीदना मैंडेटरी होता है, साथ में विटनेस के साइन आएंगे। एंड फाइनली अगर आप ओपीसी हो तो कौन सा क्लॉज? एंड इन सब क्लॉज में सबसे ज्यादा समय आपका कौन सा क्लॉज बनाने पर जाएगा? ऑब्जेक्ट क्लॉज बनाने पर जाएगा। और वो बहुत क्रूशियल भी है, क्योंकि अगर कोई चीज आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं थी और आपने कर दी तो वो क्या हो जाएगी? फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ था कि इट इज इनटू द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर, और उसने किसी के साथ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये अल्ट्रा वायरस है इंट्रा वायरस है? अल्ट्रा वायरस। पर बेटा जनरल कॉन्ट्रैक्टर में तो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट आता है, पर जनरल कॉन्ट्रैक्टर में दुनिया जान की सारी चीजें आएंगी, या ये अपना कलर प्रीसीडिंग वर्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ड्रॉ करेगा? तो यहां पर कौन सा रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन लगाया था? रूल ऑफ एडजस्टमेंट जनरल। केस का नाम एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। यहां पर आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस ले डाउन करी गई थी। और बेटा क्या ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपको हर छोटी छोटी बात लिखने की जरूरत है? कुछ पावर्स इंप्लाइड भी होती हैं, कुछ पावर्स आपकी इंप्लाइड भी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोचिंग के बिजनेस में हो, प्रोजेक्टर खरीदना इंप्लाइड है, तो हर चीज लिखने की आवश्यकता आपको नहीं होती। फिर हमने एक एक करके सारे क्लॉजेस की चर्चा करी थी। सबसे पहला क्लॉज आपका क्या था? नेम क्लॉज। किसी भी कंपनी का नामकरण करते वक्त 4 बातों का ध्यान रखना होता है। क्या क्या? नाम आइडेंटिकल ना हो, नाम किसी भी कानून में ऑफेंसिव ना हो, सीजी के ओपिनियन में, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं आप अपने नाम में इस्तेमाल कर तो सकते हो, पर करने से पहले किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? इसके लिए रूल 8 भी हमने पढ़ा था। और ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए एक नई नई कंपनी का नाम रिजर्व करवाने के लिए आप कौन से फॉर्म का इस्तेमाल करोगे? स्पाइस प्लस। कितने दिनों के लिए नाम रिजर्व हो जाएगा? 20 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल आपका नाम रिजर्व कर दिया जाता है। पर अगर 20 दिन एक्सपायर होने वाले हैं और आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं करा पाए, कितने रुपए की फीस देकर टाइम कितना बढ़वा सकते हो? 1000 रुपए देकर 40 दिन। 40 दिन भी पूरे होने वाले हैं तो 2000 देकर 60 करवा देना, और सीधा 3000 दे दो तो सीधे 60 हो जाएगा। और अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी नाम चेंज करना चाह रही है, कौन से फॉर्म का इस्तेमाल करेगी? कितने दिनों के लिए नाम रिजर्व हो जाएगा? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। फॉर्म में कोई एरर है, कितने दिन का रिसबमिशन का टाइम था? 15 दिन का रिसबमिशन का टाइम था। और आपने इस तरीके से अपनी कंपनी का नाम रिजर्व करवा लिया, पर आरओसी को पता चला आपने गलत जानकारी दी थी नाम रिजर्व करवाने के लिए, तो अभी तक अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, आरओसी क्या करेगा? रिजर्व नेम कैंसिल, पेनल्टी लगा देगा 1 लाख की। पर अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई थी तो नाम चेंज करने के लिए बोला जाएगा विद इन 3 मंथ्स बाय पासिंग ओवर, वरना कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ भी हो सकता है, वरना कंपनी को वाइंड अप भी यहां पर कराया जा सकता है। पर आपने अपनी कंपनी को गलत नाम से इनकॉर्पोरेट कराया, आपकी कोई भी गलती नहीं थी, आरओसी की लापरवाही रही थी। फिर भी क्या कंपनी को नाम रेक्टिफाई करने के लिए बोला जाएगा? रेक्टिफाई करने के लिए कंपनी को कौन बोलेगा? सीजी बोलेगा। कौन से सेक्शन में बोलेगा? सेक्शन 16। आ जाओ सेक्शन 16 पर। तो सेक्शन 16 में या तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो कंपनी को नाम चेंज करने के लिए बोलेगी, इन दैट केस विद इन 3 मंथ्स बाय पासिंग ओवर आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। या सीजी किसी की कंप्लेन पर भी बोल सकती थी। कंप्लेन किसकी आनी चाहिए? रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क। कंप्लेन आनी कितने टाइम में चाहिए? 3 साल के अंदर आनी चाहिए। इन दैट केस भी कंपनी को अपना नाम चेंज करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स बाय पासिंग ओवर। नाम चेंज कर दोगे बहुत बढ़िया, 15 दिन में आरओसी को बता देना। पर अगर सीजी के कहने पर नाम चेंज नहीं किया तो एक मस्त सा नाम आपको मिल जाएगा, ORDNC, ईयर ऑफ पासिंग ऑफ डायरेक्शन, सीरियल नंबर एंड सिन नंबर ऑफ द कंपनी, दैट विल बिकम द न्यू नेम ऑफ द कंपनी। और जिंदगी भर इस वाहियात नाम के साथ जीना पड़ेगा? या कोई भी कंपनी अपना नाम कभी भी बदल सकती है? अपना नाम खुद से बदलने के लिए कौन से सेक्शन में जाना पड़ेगा? सेक्शन नंबर 13। और सेक्शन 13 किस चीज से डील करता है?
तो मेमोरेंडम का कोई भी क्लॉज अगर आपको ऑल्टर करना होता है, कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? एसआर, एक्सेप्ट कौन सा क्लॉज जिसे ऑल्टर किया जाता है कौन से सेक्शन में? 61 में, बाय पासिंग। कितने मेथड होते थे, चलो सीख लेंगे बाद में। पर अगर मेमोरेंडम का और कोई भी क्लॉज आपको ऑल्टर करना है तो एसआर पास करना पड़ेगा। तो अगर नाम बदलना है आप एसआर पास करेंगे, और नाम बदलने के लिए एसआर के साथ साथ किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? पर सीजी का अप्रूवल दो केसेस में नीचे होता था। अगर सिर्फ प्राइवेट ऐड या डिलीट करना है तो अप्रूवल नहीं चाहिए, फिर एसआर की कॉपी, सीजी का अप्रूवल, आरओसी के पास फाइल कर देना, नाम चेंज हो जाएगा। पर अगर 3 चीजों का डिफॉल्ट किया तो नाम चेंज करना अलाउड नहीं होता था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, एनुअल रिटर्न का, या डिपॉजिट्स या फिर डिबेंचर या उनके ब्याज का अगर डिफॉल्ट है तो नाम चेंज करना आपको अलाउड नहीं होगा। अगला आ गया था सिचुएशन क्लॉज। क्या हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए? इन कॉर्पोरेशन के कितने दिन में? 30 दिन में आपको रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश भी करना है और उसका वेरिफिकेशन भी फाइल करना होगा। ये बात कहां लिखी थी? सेक्शन 12। तो उसने बताया जी 30 दिन के अंदर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश भी करिए, उसका वेरिफिकेशन भी फाइल करिए। अगर नहीं किया तो पेनल्टी भी लगेगी, कंपनी का नाम यहां पर स्ट्राइक ऑफ भी हो सकता है। फिर एक रिक्वायरमेंट यहां पर लेबलिंग की आई थी, नए नाम के साथ पुराना नाम कितने साल तक लिखना। और अगर आप 1% कंपनी हो तो नाम के नीचे ब्रैकेट में वर्ड क्या आने चाहिए? 1% कंपनी आपको यहां पर मेंशन करने पड़ेंगे। अगली बात हमने जानी, अगर एक कंपनी ने रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है, क्या शिफ्ट कर सकती है? अगर विद इन सिटी, टाउन या विलेज, दैट इज विद इन सिटी भी चेंज करना चाह रहे हो तो क्या चाहिए था? सिर्फ आउटसाइड सिटी भी जा रहे थे बोर्ड रिजल्ट के साथ साथ। पर अगर स्टेट सेम और आरओसी बदल रहा है तो एसआर के साथ साथ किसका अप्रूवल लगेगा? आरडी का अप्रूवल मांगने जब जाओगे, आरडी कितने दिन में अप्रूवल देगा? 30 दिन में। उसकी कॉपी आरओसी के पास फाइल करेंगे 60 दिन में, आरओसी सर्टिफाई करेगा 30 दिन में, और वो कैसा एविडेंस बन जाएगा? तो इस सेक्शन में एक आंसर नहीं है कि अगर स्टेट बदलना हो तो क्या होगा। तो इसका आंसर सेक्शन 12 में नहीं सेक्शन 13 में क्यों है? क्योंकि साथ ही साथ आपको मेमोरेंडम का सिचुएशन क्लॉज भी बदलना पड़ेगा। तो अगर आपको स्टेट चेंज करना है, एसआर पास करना, अब की बार अप्रूवल किसका लगेगा? इवन दो सीजी ने पावर डेलीगेट किसको कर रखी है? सीजी अप्रूवल देगा कितने दिन में? 60 दिन। पर अप्रूवल देने से पहले किसके इंटरेस्ट का ध्यान रखेगा? और एसआर की कॉपी, सीजी का अप्रूवल, एक स्टेट के आरओसी दोनों के पास फाइल करेंगे और आपकी कंपनी का सिचुएशन क्लॉज चेंज हो जाएगा। तीसरा आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज अमूमन बदलने के लिए आपको बस क्या चाहिए होता है? नॉर्मली सिर्फ एसआर चाहिए। पर अगर आपने पब्लिक का पैसा रेज किया था, पैसा यूटिलाइज्ड डिफरेंट ऑब्जेक्ट में लगाना चाह रहे हो तो एसआर की कॉपी पब्लिश करेंगे कितने न्यूज़पेपर में? साथ में वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, और जितने भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर है उनको क्या दिया जाएगा? एग्जिट ऑफर। तब जाकर आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर हो जाएगा। लायबिलिटी क्लॉज अमूमन ऑल्टर नहीं करना पड़ता। कैपिटल क्लॉज ऑल्टर करना 61 में सीखेंगे। सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी अमूमन ऑल्टर नहीं होगा। और कभी भी ओपीसी का नॉमिनी बदलता है तो क्या बार बार मेमोरेंडम में चेंज किया जाता है? नहीं, उसे मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन नहीं माना जाता। तो मेमोरेंडम की सारी चर्चा हमने करी। और अगर सेक्शन 4 मेमोरेंडम का था तो 5 किस चीज का था? तो बता दो व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल। आर्टिकल में क्या लिखा होता है? रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। और सीए साहब आपको आर्टिकल बनाने में ज्यादा दिक्कत ना आए इसके लिए लॉ मेकर ने आपको खुद से मॉडल आर्टिकल तैयार कर दिए है। पर क्या मॉडल आर्टिकल्स फॉलो करना मैंडेटरी है? मेरी मर्जी है। पर अगर आपने मॉडल आर्टिकल की किसी बात को ना तो मॉडिफाई करके लिखा, ना ही साफ साफ एक्सक्लूड किया, तो क्या होगा? फिर वो आपकी कंपनी के आर्टिकल्स में ऑटोमेटिकली कवर्ड मान लिए जाएंगे। और किसी भी कंपनी के आर्टिकल नॉर्मली ऑल्टर करने के लिए बस क्या चाहिए होता है? एसआर। पर अगर कोई कंपनी चाहे क्या वो अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर करना और मुश्किल बना सकती है? उसको क्या बोला जाएगा? एंट्रेंचमेंट वाली बात या तो इनकॉर्पोरेशन के समय लिख देना, अगर बाद में इंसर्ट करनी है तो प्राइवेट कंपनी क्या पास करेगी? सारे के सारे मेंबर का अप्रूवल। और पब्लिक कंपनी क्या पास करेगी? एसआर। और जब भी इंट्रेंचमेंट की बात आएगी 30 दिन में आरओसी को स्पेसिफिक नोटिस भी आपको देना पड़ेगा। और अगर किसी कंपनी के आर्टिकल में साफ साफ लिखा था कि पैसा डेट पर चाहिए तो 2 डायरेक्टर के साइन लगेंगे। बैंक वाले ने सिर्फ एक डायरेक्टर के साइन देखकर पैसा दे दिया और कल को डायरेक्टर पैसा लेकर भाग गया कि कंपनी पैसा पे करने के लिए लायबल है। बैंकर कह रहे मुझे क्या पता, मेमोरेंडम आर्टिकल में जो मर्जी लिखो, मेरे को तो लगा वो ऑथराइज था। क्या बैंकर ये बात बोल पाएगा? हम ये मानकर चलेंगे उसने मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ा हुआ था? जी पढ़ा हुआ था, बिकॉज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। और जो भी आउटसाइडर कंपनी से डील करेगा उसे उसकी जानकारी थी, ये माना जाएगा। केस का नाम आ गया ग्रिफिथ वर्सेस पेज। और रूल कौन सा बन गया? रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। पर जी अगर कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ था कि 2 डायरेक्टर पैसा रेस करने से पहले मेंबर्स के पास जाकर मेंबर से रिजोल्यूशन पास करवाएंगे और दोनों डायरेक्टर बैंक से जाकर पैसा रेज हो गए, तो जी क्या बैंकर इतना मानकर चल सकता है कि डायरेक्टर ने अपनी इंटरनल रिक्वायरमेंट पूरी कर ली होगी? इतना मानकर आप चल सकते हो। इससे बनी आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, केस का नाम। और ये किसके फेवर में काम कर रही है? कंपनियां आउटसाइडर। तो ये आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करती है। पर क्या इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को हमेशा प्रोटेक्ट करेगी ही करेगी, या इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं? फॉर एग्जांपल अगर उधार पर पैसा देने वाला इंसान खुद एक डायरेक्टर था तो क्या वो कह पाएगा मुझे क्या पता ओआर पास हुआ है नहीं? नहीं, बिकॉज आपको क्या थी? नॉलेज ऑफ इररेगुलरिटी। केस का नाम हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी। दूसरा आपका कौन सा आ गया? फॉर्जरी। कि अगर भोला का शेयर सर्टिफिकेट चुराकर चोर लेगा और बाद में शरीफ को दे दिया, क्या शरीफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट क्लेम करते हुए शेयर अपने पास रख पाएगा? ये शेयर आपको भोला को वापसी लौटाने पड़ेंगे। इंडोर मैनेजमेंट फॉर्जरी के केस में काम नहीं करते, बिकॉज फॉर्जरी इज नलिटी। केस का नाम रुबेन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड। कंपनी के नाम का चेक डायरेक्टर बैंक के पास लेकर गया और बैंक वाले से कहा मेरे पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट कर दो, और बैंक वाले ने कर दिया। क्या वो ये मानकर सकते हैं वो ऑथराइज था? नहीं जी, यहां पर हुई नेग्लिजेंस या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। केस का नाम। एंड फाइनली अल्ट्रा वायरस या इलीगल ट्रांजैक्शन में भी इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और अगर आर्टिकल ऑल्टर करना है, रिजोल्यूशन कौन सा लगेगा? एसआर। तो अगर मेमोरेंडम को ऑल्टर करने का सेक्शन 13 था, आर्टिकल्स को ऑल्टर करने का सेक्शन
14। तो जी एसआर पास करना पड़ेगा और एक केस होता था प्राइवेट से पब्लिक या पब्लिक से प्राइवेट, जब आपको सीजी का प्रीव्यू लेना पड़ेगा। कौन सा केस था? पब्लिक से प्राइवेट या प्राइवेट से पब्लिक? पब्लिक से प्राइवेट। क्यों? बिकॉज अब आप लॉ के फायदे उठाने वाले हो, तो अगर पब्लिक कंपनी से प्राइवेट में कन्वर्ट होने के लिए आप आर्टिकल ऑल्टर कर रहे हो, साथ में अप्रूवल लेना पड़ेगा। छोटी सी बात है, जब आर्टिकल ऑल्टर करते हैं उसकी जानकारी आरओसी को 30 दिन में देते थे, 15 दिन में उसकी जानकारी जाती थी बेटा 15 दिन में। तो 15 दिन में आप आरओसी को बताएंगे और जाकर आपके आर्टिकल ऑल्टर हो जाएंगे। बेटा जब भी मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑल्टर करोगे, किसी को आप पुरानी वाली कॉपी भेजोगे, सारी कॉपीज में ऑल्टरेशन अपडेट करना पड़ेगा। ये बात सेक्शन 15 ने आपको बताया कि हर कॉपी में आप ऑल्टरेशन अपडेट करें। और एज अ मेंबर के आपके पास अधिकार होता है कि आप अपनी कंपनी से जाकर मेमोरेंडम और आर्टिकल की कॉपी मांग पाए और कंपनी को फर्निश करनी पड़ेगी। कौन से सेक्शन में? 17। और सेक्शन नंबर 17 है तो नंबर ऑफ डेज कंपनी को कितने मिलेंगे? 7 दिन में कंपनी आपको कॉपी फर्निश करेगी। अरे बन रही है कुछ बात? और एक्ट में जो लिखा गया, क्या आप किसी भी मेमोरेंडम आर्टिकल एग्रीमेंट रेजोल्यूशन में लिखकर एक्ट की बात को कभी भी ओवरराइड कर सकते हो? कभी भी नहीं। पर एक्ट की बात को ओवरराइड सिर्फ एक केस में किया जा सकता है, अगर एक्ट खुद उस चीज की इजाजत आपको प्रोवाइड कर दे। सेक्शन नंबर कौन सा आ गया? बेटा सेक्शन 6 यहां पर अपने पढ़ो और सुनो बेटा। फाइनली कंपनी इनकॉर्पोरेट करना सीखना है तो सेक्शन 7 में आना पड़ेगा। सेक्शन 7 में अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, फॉर्म कौन सा फाइल होगा? स्पाइस प्लस आईएनसी 32। साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे, उसका एक निमोनिक बनाया था मैड आप। एम से क्या बन गया? एम। ए से ए। डी से डिक्लेरेशन। पहले डिक्लेरेशन कौन फाइल करेगा? हाँ जी एक सेकंड। क्या भाई ऑल गुड? ये वाला थोड़ा सा कौन सा? ये सर ये वाला थोड़ा सा और बता दो नालायक। सेक्शन नंबर 6 7 स्लो जाऊं ये कह रहे हो? अच्छा ओके। थोड़ा सेक्शन 7 कहना चाह रहा है कि अगर आपको कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो स्पाइस प्लस आईएनसी 32 नाम का फॉर्म लगेगा। साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स चिपकाने जिसके लिए हमने निमोनिक बनाया मैड आप। तो साथ में एक तो मेमोरेंडम की कॉपी लगाना, एक आर्टिकल की कॉपी लगाना, साथ में डिक्लेरेशन जाएगा। पहला डिक्लेरेशन कौन देगा? प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल डिक्लेरेशन देकर क्या कह रहे हैं? अरे यार उसी चिंता मत कर, कंपनी से पूरा कंप्लाई के बिंदास तरीके से मैं तेरे को डिक्लेरेशन दे रहा हूं। दूसरा डिक्लेरेशन कौन देगा? सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर की वो पिछले 5 साल में कभी भी कन्विक्ट नहीं हुए। ऐसे क्या बना था? एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, बिकॉज रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश होने में 30 दिन लगेंगे, तो उस दौरान कम्युनिकेशन करना है तो कहां करे? उसके लिए ए आ गया। और पी में पर्टिकुलर्स किस किसके फाइल किए थे? सब्सक्राइबर के, फर्स्ट डायरेक्टर के, और अगर फर्स्ट डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी वगैरह में कोई इंटरेस्ट होल्ड करता है उसका डिक्लेरेशन आपको फाइल करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप फाइल करिए। अगर सब कुछ ओके है तो आरओ से आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। कौन से फॉर्म में? आईएनसी 11। और उस पर कंपनी का सिन नंबर मेंशन होगा जो कितने डिजिट्स का होता है? 21 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिक कोड। और इनकॉर्पोरेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है इनको कंपनी को लाइफ टाइम प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। कहां पर? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही। और अगर आप गलत जानकारी देकर कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने की कोशिश करोगे, सीधे कौन से सेक्शन में लायबल हो? 447 पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। वहां पर कितने साल तक की जेल के प्रावधान थे? 10 साल तक की जेल के प्रावधान थे। 100 to 300% अमाउंट ऑफ फ्रॉड का फाइन आप पर लग सकता था। और अगर आपने कंपनी गलत तरीके से इनकॉर्पोरेट कराई तो उस कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लेने की पावर किसके पास है? एनसीएलटी क्या क्या एक्शन ले सकता है भाई? वाइंड अप कर सकता है, स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड कर सकता है, मेमोरेंडम चेंज कर सकता है, आर्टिकल चेंज कर सकता है, मैनेजमेंट चेंज कर सकता है। पर कोई भी ऑर्डर एनसीएलटी सीधे पास करेगा या पहले कंपनी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा? और ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, इसका इफेक्ट क्या होगा? कि भाई सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, जितनी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी अपने नाम में करेगी। सारी बात आपको कौन से सेक्शन में बता दी? सेक्शन नंबर 9। तो कंपनी के सारे फीचर्स उस कंपनी को मिल जाएंगे। और उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल के रजिस्टर होने का इफेक्ट क्या होगा? हम क्या मानेंगे कि कंपनी और उसके हर मेंबर ने मेमोरेंडम और आर्टिकल की हर बात पढ़ी हुई है और कंपनी और उसके हर मेंबर का मेमोरेंडम और आर्टिकल पर साइन है। इसकी वजह से इंपैक्ट क्या पड़ेगा? कल को मेंबर क्या ये कहते हैं मैं इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एरियर पे नहीं कर रहा, नहीं कह पाएगा जी, पे करना पड़ेगा। लाइकवाइज का कंपनी को भी कॉल्स इन एडवांस पे करना पड़ेगा। बिल्कुल, दैट इज मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखे गए बात की वजह से कंपनी इज बाउंड टू मेंबर, मेंबर आर बाउंड टू कंपनी। पर क्या एक मेंबर सीधे दूसरे मेंबर पर केस फाइल कर सकता है? वाया कंपनी करना पड़ेगा। पर क्या कभी भी कंपनी इज बाउंड टू आउटसाइडर सीधा? नहीं, वो कभी भी नहीं होगा। तो ये आपका इफेक्ट आ गया सेक्शन नंबर 10 का। और इसके बाद सेक्शन 11 ने क्या कहा था? सेक्शन 11 तो आपका लॉ से ओमिट हो गया, पर एक अमेंडमेंट के थ्रू नया सेक्शन आया था 10A। 10A कौन सी कंपनीज पर लगता है? जो इनकॉर्पोरेट हुई है 2 नवंबर 2018 के बाद, और अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है। तो ऐसी कंपनी को आज के दिन में इनकॉर्पोरेट होने के बाद ना तो बिजनेस स्टार्ट करना अलाउड है, ना ही कोई बोरोइंग करना अलाउड है, जब तक वो 2 कंप्लायंस ना कर दे। कौन से 2 कंप्लायंस? एक तो रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन सेक्शन 12 में, और दूसरा कंपनी का एक डायरेक्टर आरओसी के पास एक डिक्लेरेशन फाइल करेगा इनकॉर्पोरेशन के कितने दिन में? 180 दिन। उस डिक्लेरेशन में वो बताएगा क्या? ये चिंता मत करो, हमारे सब्सक्राइबर ने जितने शेयर लेने एग्री किया था उन पर सारा का सारा पैसा उन्होंने पे कर दिया है। जब आप ये 2 कंप्लायंस कर जाएंगे उसके बाद ही बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे, वरना आरओसी आपका नाम क्या कर देगा? स्ट्राइक ऑफ। इसके बाद जी सेक्शन 8 वो किस चीज का था? सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है? अरे सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है, बिल्कुल कमा सकती है, बस डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। डिविडेंड बांटना प्रोहिबिटेड, तो प्रॉफिट का करेगी क्या? अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए ही इस प्रॉफिट का इस्तेमाल किया जाएगा। आप एक नई कंपनी भी सेक्शन 8 की तरह बना सकते हो, एग्जिस्टिंग भी बना पाओगे। सेक्शन 8 कंपनी के नाम के एंड में कभी भी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेगा
नहीं, और सेक्शन 8 कंपनी सीधे आरओसी के पास जाकर इनकॉर्पोरेट होती है, पहले सीजी से लाइसेंस लेती है, इसलिए इसको लाइसेंस कंपनी कहा जाता है। एक पार्टनरशिप फर्म भी इसकी मेंबर हो सकती है, और आप एग्जिस्टिंग कंपनी को भी सेक्शन 8 बना पाओगे। बड़ा सेक्शन 8 कंपनी अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल या अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज नॉर्मली सेक्शन 13 के हिसाब से ऑल्टर कर देती है, या उसको ऑल्टरेशन से पहले सीजी का अप्रूवल लेना पड़ता है? सीजी का अप्रूवल क्यों लेना पड़ता है? कि ऑब्जेक्ट्स को नॉन चैरिटेबल ना बना दे। और आज अगर आप चाहो तो क्या सेक्शन 8 कंपनी को नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो? रेजोल्यूशन लगेगा एसआर, साथ में अप्रूवल लगेगा आरडी का, और आज तक के जितने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे वो तो आपके हो ही जाएंगे, डिविडेंड के फॉर्म में बांट लोगे, या वो सारे प्रॉफिट कहीं ट्रांसफर करने होते थे? बेटा कन्वर्जन के समय कहां ट्रांसफर करने होते थे? आईईपीएफ में आप वो सारे प्रॉफिट करेंगे ट्रांसफर। और अगर आपने सेक्शन 8 कंपनी बनाई पर आप सेक्शन की बातों की धज्जियां उड़ा रहे हो, ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट नहीं कर रहे, तरीके से काम नहीं कर रहे, तो क्या उसका लाइसेंस रिवोक हो सकता है? रिवोक करने की पावर किसके पास है? और लाइसेंस रिवोक करने के बाद अब आप सेक्शन 8 नहीं रहोगे, आपको अपने नाम के एंड में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा। और सीजी को ज्यादा गुस्सा आया तो क्या वो आपकी कंपनी को वाइंड अप भी करा सकता है? वाइंड अप करने के बाद अगर बाई चांस कोई सरप्लस एसेट बचा था उसका क्या करोगे? वो कहां ट्रांसफर होता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड या किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी। और क्या सीजी चाहे तो ऐसी कंपनी का मर्जर भी करवा सकती है, पर मर्जर किसके साथ होगा? सिर्फ किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी जो किसमें है? सिमिलर ऑब्जेक्ट में। इसके बाद आपका आ गया था सेक्शन नंबर 18, जो एक टाइप की कंपनी से दूसरी टाइप की कंपनी में कन्वर्ट करना आपको सिखाता है। इसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, इसने बस ये कहा कि अगर आपको कंपनीज को कन्वर्ट करना है तो मेमोरेंडम आर्टिकल ऑल्टर करने का जो सेक्शन 13 एंड 14 था वो कंप्लाई करना। छोटी सी बात, आज अगर आईजीपी लिमिटेड बाय शेयर से लिमिटेड बाय गारंटी बन जाए तो आईजीपी का आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो खत्म हो जाएगा या नई कंपनी के नाम में कंटिन्यू हो जाएगा? लेकिन नाम में कंटिन्यू, दैट इज उसके पुराने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लायबिलिटी है, एसेट है, वो नई कंपनी नाम में आप कंटिन्यू कर जाते हो। यही बात आपको सेक्शन नंबर 18 यहां पर सिखाई। एंड फाइनली सेक्शन 19 किस चीज का गया था? जितने चांस सितारे थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, कि आज के दिन में एक सब्सिडरी कंपनी को अपनी होल्डिंग का शेयर खरीदना अलाउड नहीं है। अगर होल्डिंग ने अलॉट या ट्रांसफर कर भी दिया तो भी वो क्या होगा? पर इस बात के कितने एक्सेप्शन थी? 3। पहले एक्सेप्शन क्या? अगर आपके पास वो शेयर आया है एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, चलेगा। दूसरा, शेयर आया है एज अ ट्रस्टी। और तीसरा, सब्सिडरी बनने से पहले से अगर शेयर आपके पास था तो काम चल जाएगा। और तीनों केसेस में वोटिंग राइट भी मिलेंगे? नहीं जी, सिर्फ पहले 2 केस में। तीसरे केस में आपके पास वोटिंग राइट यहां पर नहीं आता। एंड सेक्शन 20 आपका क्या था? सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। तो आज अगर आपको कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट सर्व करना है, आप उसे बाय पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट या उसके ऑफिस जाकर इलेक्ट्रॉनिक मीन से सर्व कर सकते हो। और लाइकवाइज अगर कंपनी कोई डॉक्यूमेंट सर्व करना चाह रही है, यही सारे मेथड कंपनी को भी दिए गए थे। और अगर कंपनी कभी भी मेंबर को जनरल मीटिंग का नोटिस भेजती है तो जनरल मीटिंग का नोटिस कितने टाइम में सर्व्ड मान लिया जाता है? 48 आवर्स में आप सर्व यहां पर मान लेते हैं। एंड किसी और केस में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में इसको यहां पर सर्व माना जाता है। एंड फाइनली एक बड़ी छोटी सी बात थी, अगर ध्यान हो, क्या निधि कंपनी को अपने हर छोटे मोटे मेंबर को इंडिविजुअली नोटिस भेजना जरूरी होता था या कुछ एग्जम्पशन होती थी? वो सिर्फ कौन से मेंबर को भेजा करती थी? जिनके पास या तो 1000 रुपए से ज्यादा की फेस वैल्यू का शेयर है या कम से कम पेड अप कैपिटल का 1% से ज्यादा है। आ रही कुछ बातें ध्यान? तो निधि कंपनी के लिए एक छोटी सी एग्जम्पशन यहां पर आपने पढ़ी। फाइनली यहां पर आया सेक्शन नंबर 21 कि कंपनी के बिहाफ पर कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना है तो या तो उसका केएमपी साइन कर देगा या कोई भी ऑफिसर जो डायरेक्टर के द्वारा ऑथराइज्ड है वो साइन करेगा। कंपनी के बिहाफ पर कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक साइन करना है तो आप किसी को भी अथॉरिटी दे दीजिए, ऑथराइज्ड ऑफिसर साइन कर सकता है। पर कंपनी के बिहाफ पर अगर कोई डीड साइन करनी है उसके लिए आप एक अटॉर्नी को हायर करके उसे एक पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू ऑथराइज करोगे। और पावर ऑफ अटॉर्नी पर या तो कंपनी की कॉमन सील लगाना, वरना कितने डायरेक्टर के साइन, या फिर एक डायरेक्टर और सीएस का साइन यहां पर करा पाओगे। दिस इज को चैप्टर नंबर 2। और सुनो, अरे कुछ बातें ध्यान, बड़ा तरीके से पढ़ा होगा तो याद आ जाएगा। आपको लगता है भूल गए हो, पर जब रिवाइज करोगे सारी चीजें रिकलेक्ट हो जाएगी। कोई डाउट यहां तक? अरे हिमांशु भाई, मैंने यही समझाया था, नाम चेंज करने के लिए सीजी का अप्रूवल नहीं चाहिए, पर आर्टिकल चेंज करने के लिए चाहिए। तो वहां जाकर अप्रूवल मांगोगे कि भाई आर्टिकल बदलने की परमिशन दे दो, नाम के लिए नहीं मांगोगे। आयुष, अगर सब्सिडरी कंपनी के पास होल्डिंग का शेयर आ गया, किसी ने ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट का ट्रस्टी सब्सिडरी को बनाकर शेयर दे दिया था, तो वो शेयर आप होल्ड करके रखिए और वोटिंग पावर भी आपको मिल जाएगा। चलिए जी, तो बढ़िया, चैप्टर नंबर 2 आपका फिनिश हुआ इसके साथ। हाँ जी, वॉल्यूम बढ़ाओ। कौन सा कह रहा भाई? क्या कह रहा भाई? तो बहुत बढ़िया मैराथन करा रहा हूं, अमेजिंग, सुपर, मजा आ गया। क्या कह रहे हैं? रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब अभी पढ़ा ही नहीं है, जब पढ़ेंगे तो बता देंगे। टैक्स वाला मत चिपका देना, कंपनी सेक्टर रिलेटिव अलग है, तो जब पढ़ेंगे सीख लेंगे, अभी वो पढ़ा ही नहीं है। चलिए जी, चलते हैं फिर अपने चैप्टर नंबर 3 पर, दैट वाज डीलिंग विद प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। 23 से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है? तो इस चैप्टर को जब हमने पढ़ा था एक सीक्वेंस से पढ़ना स्टार्ट किया था। सबसे पहला, पब्लिक इशू सिर्फ एक पब्लिक कंपनी ला सकती है। ये बात कहां पर लिखी है?
23 में जैसी कोई भी पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू लाएगी, हमारे देश में एक अथॉरिटी उसका रोल आ जाएगा सेबी। ये बात कौन से सेक्शन में लिखी है? पब्लिक इशू ला रहे तो प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 26। पब्लिक इशू में जो शेयर इशू होगा फिजिकल फॉर्म या डीमैट फॉर्म, सेक्शन नंबर। एंड फाइनली पब्लिक इशू ला रही तो लिस्ट होना मैंडेटरी है, सेक्शन नंबर। तो जी सेक्शन 23 ने पब्लिक कंपनी के पैसा रेज करने के 4 रास्ते आपको बताए थे। पब्लिक कंपनी आप पब्लिक इशू भी ला सकते हो, आप प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकते हो, वरना आप चाहो तो राइट इशू और बोनस इशू भी कर पाओगे। और जब भी पब्लिक इशू की बात करते हैं, पब्लिक इशू में 3 चीजें आती हैं, आईपीओ, एफपीओ एंड ऑफर फॉर सेल। कमिंग डाउन टू प्राइवेट कंपनी, आपके पास पैसा रेज करने के 3 ही रास्ते, कौन कौन से? दैट इज पब्लिक ऑफर लाना एक प्राइवेट कंपनी को अलाउड नहीं होता। और यहां पर एक छोटी सी बात फाइनली हमने और कनेक्ट करी, एक इंडियन कंपनी नॉर्मली कभी भी इंडिया के बाहर जाकर अपना शेयर डायरेक्टली इशू नहीं करती, तो इसको इशू करना पड़ता है सेक्शन 41 का जीडीआर। पर अब इस सेक्शन ने सीजी को एक पावर दे दी है कि सीजी चाहे तो कुछ जुरिस्डिक्शन नोटिफाई कर सकता है जहां जाकर एक कंपनी लिस्ट हो सकती है। और क्या सीजी ने अभी तक किसी को नोटिफाई किया है? पर आईएफएससी तो गुजरात में, वो फॉरेन कैसे हो गई? कि बड़ा बाय नेचर वो एसईजेड होती है, तो इंडिया का पार्ट होने के बावजूद भी उसको एक फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट किया जाता है। अगली बात, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो या एक ऐसी कंपनी हो जो लिस्ट होने वाली है और ऐसी कंपनीज में शेयर इशू या ट्रांसफर करने या नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इनसे संबंधित कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन करने की पावर किसके पास है? सर बाकी सारे केसेस में एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा? सीजी करेगा। इसके बाद सेक्शन 26 को डॉज करते हुए पहले जाते हैं 29 पर। 29 किस चीज का था? तो जी आज अगर कोई भी कंपनी पब्लिक ऑफर ला रही है, दैट इज वो लिस्टेड कंपनी बनने वाली है, उसके लिए डीमैट मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? मैंडेटरी है। और रूल 9A ने अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए भी डीमैट मैंडेटरी कर दिया था। किस दिन से? 2 अक्टूबर 2018 से। पर कुछ पब्लिक कंपनीज है जो आज भी डीमैट से एग्जम्प्ट है। कौन कौन सी? निधि, गवर्नमेंट या वॉस, मतलब इनका शेयर आज भी फिजिकल फॉर्म में हो सकता है। और रूल 9B ने प्राइवेट कंपनीज के लिए भी डीमैट मैंडेटरी कर दिया था। ध्यान है कब से? बहुत अच्छे, 28 अक्टूबर 2023 से प्राइवेट कंपनी पर भी डीमैट मैंडेटरी हो गया था। पर 2 टाइप की प्राइवेट कंपनी आज भी एग्जम्प्ट है। कौन कौन सी? गवर्नमेंट कंपनी है या स्मॉल कंपनी है, इन पर आज भी डीमैट वाली बात मैंडेटरी नहीं है। तो बाकी कंपनीज डीमैट ऑप्ट कर सकती है, पर फिजिकल फॉर्म भी कंटिन्यू करेगी। यहां पर छोटे छोटे पॉइंट्स और कनेक्ट किए थे। तो जितनी भी कंपनीज पर अब डीमैट अप्लाई हो रहा है, आगे नया शेयर तो डीमैट में इशू करना है, पर जो पुराने शेयर है क्या वो भी डीमैट में कन्वर्ट करवाने पड़ेंगे? बेटा पुराने शेयर जो प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी पर है, उनके कन्वर्ट कराने की जिम्मेवारी कंपनी पर है। अगर कंपनी ना करे तो कंपनी को क्या होगा? कोई नया शेयर वगैरह इशू नहीं कर पाएगी। और अगर बाकी शेयर होल्डर अपना शेयर डीमैट में ना कराए तो क्या होगा? वो शेयर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। जब डीमैट करवाने के लिए आप डिपॉजिटरी के पास जाओगे तो डिपॉजिटरी एक तो आपसे फीस मांगेगा, साथ में सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने साल की फीस तक का मांग सकता है? 2 साल तक की फीस आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर डिमांड होगी। एंड फाइनली सेक्शन 40 किस चीज का आ गया था? तो जी अगर आप पब्लिक इशू लाना चाहते हो तो एक या एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के पास जाकर आपको इन प्रिंसिपल लिस्टिंग का अप्रूवल लेना पड़ेगा। किस स्टॉक एक्सचेंज पर आप लिस्ट होने वाले हो उसका नाम आपको अपने प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और पब्लिक से जो पैसा रेज करोगे, नॉर्मल बैंक अकाउंट में रेज करोगे, सेपरेट में, और उस पैसे का तब तक इस्तेमाल मत करना जब तक आप अलॉटमेंट ना कर दो, वरना अगर कल को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो वो पैसा आपको क्या करना पड़ जाएगा? रिफंड। और सेक्शन लिस्टिंग का जरूर था, पर जाते जाते एक और बात कर गया, अंडर राइटिंग कमीशन, और उसकी कुछ कंडीशंस हमने पढ़ी थी। निमोनिक हमने बनाया था एनसीडी एक्ट, रूल नंबर ध्यान है क्या पता है? रूल 13 एनसीडी एक्ट पार। एनसी क्या बना था? कमीशन पे नहीं करेंगे इफ द शेयर्स आर नॉट इशूड टू पब्लिक। तो पब्लिक को जो शेयर इशू नहीं है उस पर कमीशन में पे मत करना। सी से कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आरओसी के पास फाइल करेंगे। किस समय फाइल करेंगे? जिस समय आरओसी के पास प्रोस्पेक्टस क्या हो रहा है? डिलीवर। फिर प्रोस्पेक्टस में भी अंडरराइटिंग का डिस्क्लोजर जाएगा। पी से क्या बना? पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स या प्रोसीड्स ऑफ द कंपनी। ए से आर्टिकल में पावर होनी चाहिए और मैक्सिमम रेट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन शेयर्स पर कितना अलाउड है? 5, डिवेंचर पर 2.5 या रेट ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल विच एवर इज। और जी पब्लिक इशू ला रहे थे, क्या प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा? तो क्या क्या डिस्क्लोजर प्रोस्पेक्टस में दिए जाते हैं? प्रोस्पेक्टस शुड बी डेटेड, इट शुड बी, वो सारी बातें बताएंगे जो सेबी ने करी है प्रिस्क्राइब। पर जब तक सेबी कंपनीज एक्ट में कुछ बता ही नहीं रहा, तो जो भी बातें उसने सेबी एक्ट में बता रखी हैं वो सारी बातें बताना। और साथ में एक डिक्लेरेशन जाएगा किस चीज का? कि आपने कंपनीज एक्ट, सेबी एक्ट और एससीआर एक्ट की सारी बातों को कंप्लाई कर लिया है। तो ये सारी बातें प्रोस्पेक्टस में करेंगे डिस्क्लोज। और प्रैक्टिकली तो आपको हमेशा प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, पर एकेडमिकली 2 केस थे जहां प्रोस्पेक्टस इशू करने से एग्जम्प्ट हो जाओगे। पहला कौन सा? अगर एग्जिस्टिंग मेंबर या डिबेंचर होल्डर को प्रोस्पेक्टस दिया है, या जो शेयर और डिबेंचर आप इशू करना चाह रहे हैं वैसा सिमिलर शेयर या डिबेंचर आप पहले इशू करके एक बार लिस्ट करवा चुके हो, तो आपको प्रोस्पेक्टस लाने की जरूरत नहीं है। और प्रोस्पेक्टस जब आप इशू करेंगे उस पर डालना एक डेट, जिस डेट को हम क्या बोलते हैं? डेट ऑफ। और उस दिन तक आपका प्रोस्पेक्टस किसके पास फाइल होना चाहिए? आरओसी के पास फाइल होने के बाद पब्लिक में कितने दिन में इशू हो जाएगा? और क्या आपके प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट की स्टेटमेंट आ सकती है? बस एक्सपर्ट से उसका रिटर्न कंसेंट ले लेना एंड मेक श्योर कि एक्सपर्ट आपकी कंपनी के प्रमोशन मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। और फाइनली प्रोस्पेक्टस के ऊपर भी ये बात मेंशन करना कि आपने प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास फाइल किया। और प्रोस्पेक्टस बनाने का गोल्डन रूल क्या होता था? इट हैज टू बी ट्रूथफुल इन ऑल रिस्पेक्ट। तो अगर आपने ये तो बता दिया कि आपने 5 साल से डिविडेंड बांटा है, पर ये नहीं बताया 5 साल से लॉस हुआ है, क्या इसको भी मिसस्टेटमेंट माना जाए? बिल्कुल जी, सेपरेशन ऑफ फैक्ट इज आल्सो मिसस्टेटमेंट। केस का नाम
और अगर पब्लिक से पैसा रेज किया था, पैसा अभी तक अनयूटिलाइज्ड है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में लगाना चाह रहे हो, तो ऐसे केस में एसआर पास करना पड़ेगा, जिसकी कॉपी आपको कितने न्यूज़पेपर पर पब्लिश करनी है, वेबसाइट पर करनी है अपलोड, और जो भी डिसेंडिंग शेयर होल्डर को क्या देना है, और क्या ऑब्जेक्ट्स को वेरी करके उस पैसे को आप एक दूसरी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर पाओगे। ये बात कौन सा सेक्शन ने सिखाई, पढ़ लो। अपने जो प्रोस्पेक्टस बनकर तैयार होगा 5-10 पेज का होगा, 400-500 पेज का होगा। कंपनी करेगी शेयर एप्लीकेशन के साथ फिर पूरा प्रोस्पेक्टस चिपकाओ, तो चिपकाऊं कैसे, खर्चा इतना हो जाएगा। तो जी पूरा प्रोस्पेक्टस चिपकाने की जरूरत है, उसकी समरी, तो पूरे प्रोस्पेक्टस की जो समरी तैयार करते हो उस प्रोस्पेक्टस को कहेंगे अबरिज्ड प्रोस्पेक्टस। सेक्शन नंबर 33 आ जाओ, सेक्शन 33। तो इसने ये कहा कंपनी जब भी आप शेयर एप्लीकेशन फॉर्म इशू करोगे उसके साथ पूरा प्रोस्पेक्टस ना लगाकर उसकी समरी लगा देना, जिसको हम कहेंगे अबरिज्ड प्रोस्पेक्टस। पर अगर कोई इन्वेस्टर पूरा प्रोस्पेक्टस डिमांड करेगा तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और दो केसेस ऐसे होते हैं जहां अबरिज्ड भी लगाने की जरूरत नहीं है। कौन से दो केस, अगर अंडर राइटर को आपने शेयर एप्लीकेशन फॉर्म दिया या फिर आपने शेयर को पब्लिक को इशू ही नहीं किया। अब बेटा कंपनी ने पब्लिक को शेयर एप्लीकेशन फॉर्म इशू कर दिया, अब पब्लिक धीरे धीरे शेयर एप्लीकेशन फॉर्म में पैसा लगाना स्टार्ट करेगी और कंपनी को क्या चेक करना पड़ेगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया या नहीं। तो एज पर कंपनी से मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, बहुत अच्छे, जितना अमाउंट कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में लिखेगी। पर सेबी ने इस लिमिट को कितना कर दिया, पर एक केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात ही अप्लाई नहीं करती ओएफएस। और इस सेक्शन ने साथ साथ एप्लीकेशन पर भी एक लिमिट लगाई कि एप्लीकेशन पर मिनिमम कितना पैसा मंगाना, 5%। सेबी ने लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी, और ओएफएस के केस में ये वाली बात भी अप्लाई नहीं करती। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा कितने दिन में आ जाना चाहिए, तो जी जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया था उसके 30 दिन में। बाई चांस मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, सारा पैसा आप रिफंड करेंगे कितने दिन में, वरना फिर कितने टके का ब्याज लगेगा, 15% का ब्याज। और ये ब्याज पे करने के लिए डायरेक्टर हो जाएगा पर्सनल लायबल। पर अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया था फिर आप अलॉटमेंट कर लेना और एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल कर देना, कितने दिन में, 30 दिन में। कितने, कौन से फॉर्म में, पर सर एक केस में तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट 15 दिन में फाइल होती थी, वो प्राइवेट प्लेसमेंट है। प्राइवेट प्लेसमेंट की रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट 15 दिन में जाती है, पब्लिक इशू की रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आप 30 दिन में फाइल करेंगे। अरे बन रही है कुछ बात। और इस तरीके से कंपनी जो आईपीओ लाई, इस वाले आईपीओ में ना कंपनी ने अपने शेयर का एक फिक्स प्राइस बताया था। कंपनी कह रही क्या फिक्स प्राइस बताना ही जरूरी होता है या और भी कोई चॉइस है, क्या मैं प्राइस रेंज बताकर भी आईपीओ ला सकती हूँ। पर कंपनी के इसमें दिक्कत है, क्योंकि मैं जो प्रोस्पेक्टस बनाऊंगी उसमें मैं फिर क्वांटिटी और प्राइस की पूरी डिटेल ही नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे को तो अभी प्राइस पता ही नहीं है। तो ऐसे केस में जो प्रोस्पेक्टस में लाऊं उसको मैं क्या बोल दूं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। और इसकी कॉपी आरओसी के पास आईपीओ ओपन होने से कितने दिन पहले फाइल कर दो तो चलेगा। और जब आईपीओ क्लोज होकर मेरे को फाइनल प्राइस पता चल जाएगा तो क्या फाइनल प्रोस्पेक्टस बनाकर उसकी कॉपी भी फाइल करनी पड़ेगी। और उसमें सारी बातें तो ऑलमोस्ट सेम है, तो क्या वेरिएशंस को अलग से हाईलाइट कर देना भी ठीक रहेगा। पढ़ लो कौन सा सेक्शन, जाकर पढ़ो 32। हाँ जी, बन रही है कुछ बात। अरे फिर एक कंपनी भागी भागी आई, अरे कह रही है जी बड़ी दिक्कत हो गई, मैं हूं मुथूट फाइनेंस और मेरे को तो बार बार पैसा चाहिए होता है, और मैं तो परेशान हो गई जी बार बार प्रोस्पेक्टस लाकर। तो क्योंकि ऐसा तरीका कि एक बार प्रोस्पेक्टस ला और बार बार पैसा रेज कर पाऊं। ये फायदा क्या हर कंपनी को मिलेगा, सिर्फ प्रिस्क्राइब कंपनीज को मिलेगा, सिर्फ प्रिस्क्राइब कंपनी जो सेबी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है। तो ऐसे केस में आप एक बार प्रोस्पेक्टस लाइए और उसके आधार पर आप बार बार फंड रेजिंग कर सकते हैं। ऐसे प्रोस्पेक्टस को क्या बोला जाएगा, वैलिडिटी उसकी कितनी होगी, वैलिडिटी काउंट होना स्टार्ट कहां से करेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। और अगले 1 साल तक इसके आधार पर बार बार फंड रेजिंग करिए। और कंपनी करिए जब बार बार फंड रेजिंग करूंगी तो ऐसे केस में क्या कोई डॉक्यूमेंट और फाइल करने की जरूरत है, आपको चेंजेस बताने पड़ेंगे। और उसके लिए आप क्या फाइल करोगे, और जो ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है प्लस शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, इसी को कंपनी का प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। और छोटी छोटी बातें, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कितने दिन पहले फाइल होता था, विद इन 1 मंथ। और अगर कोई इन्वेस्टर एडवांस में पैसा दे गया और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम पढ़कर अपना पैसा विड्रॉ करना चाह रहे, कंपनी को कितने दिन में विड्रॉ करना होता है, बहुत अच्छे 15 दिन। पढ़ लो सेक्शन 31, सेक्शन 31, क्योंकि वैलिडिटी है 1 साल तो सेक्शन भी हो गया था 31। पढ़ लो, क्या बात है, जबरदस्त। इसके बाद हम गए थे अपनी बुक के सेक्शन नंबर 23 पर। उसके नीचे एक डब्बा आ रहा था जिसमें आपको प्रोस्पेक्टस का मतलब बताया गया था, और उसने कहा था प्रोस्पेक्टस में नॉल प्रोस्पेक्टस भी आएगा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी आएगा, शेल प्रोस्पेक्टस भी आएगा। और अगर कोई नोटिस एडवर्टाइजमेंट निकालकर आप उससे पैसा रेज करने की कोशिश करोगे, क्या उसको भी प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। फिर सर वो सेक्शन 30 से अलग कैसे था, 30 से अलग कैसे था, 30 डील करता है एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। यहां पर आप एडवर्टाइजमेंट से पैसा मांग रहे हो या प्रोस्पेक्टस को एडवर्टाइज कर रहे हो। तो जी अगर आप प्रोस्पेक्टस को एडवर्टाइज करते हो उस वाली एडवर्टाइजमेंट में आपको ये सारी बातें यहां पर बतानी रहेंगी। तो ये सारी बातें यहां पर मैं डिस्कस करी। इसके बाद हम चले गए थे सेक्शन नंबर 28 पर, किस चीज का था, ओएफएस क्या होता है।
इसमें भी कंपनी पब्लिक को शेयर तो दे रही है, पर कंपनी अपना कोई नया शेयर इशू कर रही है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का शेयर बिकवा रही है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का शेयर बिकवाती है, तो इसको हम कह देते हैं ऑफर फॉर सेल। तो यहां प्रोस्पेक्टस लाकर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का शेयर बेचा जाता है, और यहां पर जितना भी पैसा आएगा कंपनी अपनी जेब में रखेगी या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की जेब में जाएगा। तो कंपनी का प्रोस्पेक्टस लाने का सारा खर्चा है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को रिइंबर्स करना पड़ जाएगा। पढ़ो सेक्शन नंबर 28। और इस चैप्टर की कुछ बातें ओएफएस पर नहीं लगती, अभी पढ़ा था। कौन कौन सी? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम स्टेटमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कि आपने आईपीओ के पैसे का कैसे कैसे इस्तेमाल किया, ये ओएफएस पर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? पैसा ही नहीं मिला कंपनी को, और अगर आपको लगता है और कोई प्रोविजन भी आप कंप्लाई नहीं कर पा रहे, बच जाओगे। पढ़ लो सेक्शन 28 पूरा। लग रहा है तुम्हारी छुट्टी जल्दी हो जाएगी। क्या हो गया? लग रहा है? छोड़ो, इग्नोर करो। आदत है भाई को, इग्नोर करो। इसका मतलब अगर कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करना चाह रही है, क्या प्रोस्पेक्टस लाना ही पड़ेगा? पर अगर कंपनी एक दो गिने चुने लोगों को अपने शेयर देना चाह रही है, क्या वहां पर प्रोस्पेक्टस लाना है? वो प्राइवेट प्लेसमेंट है, और वो एक दो गिने चुने लोग अगर कंपनी का वही शेयर पब्लिक को धीरे धीरे करके सेल करवा दे, तो भी प्रोस्पेक्टस ले लाना। तो क्या पब्लिक का पैसा इनडायरेक्टली बिना प्रोस्पेक्टस के आ गया? क्या बात है। तो फिर तो बड़ा वो एक दो गिने चुने लोग, फॉर एग्जांपल इशू हाउस, जिस भी डॉक्यूमेंट से कंपनी का शेयर धीरे धीरे पब्लिक को बिकवाने की कोशिश करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को क्या मान लेंगे? सेक्शन नंबर पढ़ लो, सेक्शन नंबर 25 डीम्ड प्रोस्पेक्टस। क्या कह रहे भाई? कि कंपनी अगर इशू हाउस को अपने शेयर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट करती है और इशू हाउस उन शेयर को पब्लिक एट लार्ज को धीरे धीरे सेल कराता है, तो जिस भी डॉक्यूमेंट से सेल करवाया जाएगा उसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस यहां पर मान लिया जाएगा। तो हम मानेंगे ये प्रोस्पेक्टस है, और पब्लिक ने डायरेक्टली कंपनी से शेयर सब्सक्राइब किया ये भी मान लिया जाएगा। पर अगर इस प्रोस्पेक्टस में कोई मिसस्टेटमेंट है, क्या सिर्फ कंपनी लायबल हो गया, इशू हाउस भी लायबल होगा? अपने जितनी भी प्लानिंग हुई है, क्या हमेशा मेलाफाइड हो जरूरी है? बोनाफाइड भी हो सकती है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ नॉर्मली किस पर होगा? पर दो ऐसे केसेस है जहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ कंपनी और इशू हाउस पर आ जाएगा। कौन से दो केस थे? अगर इशू हाउस ने वो शेयर कितने टाइम में सेल कर दिए? 6 महीने, या जिस समय वो शेयर सेल किया गया है उस समय तक सारा पैसा रिसीव नहीं हुआ था, मतलब शेयर्स कैसे शेयर्स थे? पार्टली पेड अप। और ये जो डीम्ड प्रोस्पेक्टस होता है, इसमें सेक्शन 26 वाली भी सारी बात बताओगे, साथ में एडिशन में ये बताना कंपनी आपको नेट पैसा कितना रिसीव हुआ और किस जगह पर वो कॉन्ट्रैक्ट इंस्पेक्ट किया सकते हैं। बड़ी छोटी सी बात थी कि इशू हाउस के जो लोग थे उन्हें कंपनी का क्या मान लिया जाएगा? डायरेक्टर यहां पर मान लिया जाता है। और बेटा अगर वो कंपनी थी, 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, और अगर फर्म थी, हाफ ऑफ द पार्टनर्स के साइन डीम प्रोस्पेक्टस पर होने चाहिए। दिस वाज ऑल अबाउट आपका सेक्शन नंबर 25। तो आई गेस 23 से लेकर आपने 40 तक की सारी बातें पढ़ी थी। बीच में सिर्फ ये पनिशमेंट सारी है, बाकी 40 तक आपने सारे सेक्शन कवर किए। तो इस चैप्टर में सिर्फ 3 ही बातें बाकी बचती हैं। एक तो GDR 41, एक प्राइवेट प्लेसमेंट, और अगर प्रोस्पेक्टस मिसस्टेटेड है तो उसकी क्या क्या पनिशमेंट होगी। आते हैं पहले प्रोस्पेक्टस की मिसस्टेटमेंट पर। यहां पर हमने 2 सेक्शन पढ़े थे, 34 और 35। 34 किस चीज का था? क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो अगर प्रोस्पेक्टस मिसस्टेटेड है, क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या थी? सीधे कहां लायबल हो जाओगे? पर इस सेक्शन से बचने के कितने सेफगार्ड? पहला सेफगार्ड कौन सा था? अगर आप क्या साबित कर दो मिसस्टेटमेंट कैसी थी? इममैटेरियल। या आप क्या साबित कर दो आपके पास क्या था? रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, तो भी बच जाओगे। और 35 किस चीज का आ गया था? तो अगर आपके प्रोस्पेक्टस की मिसस्टेटमेंट की वजह से अब की बार हुआ है लॉस, पर लॉस किसका हुआ है? तो ऐसे केस में आपको उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। नुकसान की भरपाई करने के लिए कंपनी तो लायबल है, पर साथ साथ और कौन लायबल हो जाएगा? डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट, हर वो पर्सन जिसने प्रोस्पेक्टस इशू करना ऑथराइज किया था, और जो भी प्रपोज्ड डायरेक्टर है वो भी यहां पर लायबल हो जाएगा। और बेटा अगर आपने और मैंने दोनों ने प्रोस्पेक्टस पढ़ा, मेरे को तो शेयर मिल गया, तुम्हें नहीं मिला, और मैं बाद में ये शेयर तुम्हें बेच दूं, तो क्या तुम अपने नुकसान की भरपाई कर पाओगे? क्यों? तो सिर्फ सब्सक्राइबर के नुकसान की भरपाई होगी। अगर आपने सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदा हुआ है, तो ऐसे केस में सेक्शन आपकी मदद नहीं करेगा। पीक वर्सेस करने का केस आया था, और कंपनी और डायरेक्टर्स के पास इस सेक्शन से बचने के 3 सेफगार्ड थे। पहला सेफगार्ड जो एक प्रपोज्ड डायरेक्टर को दिया गया था, क्या सेफगार्ड था? कि उसने प्रपोज्ड डायरेक्टर बनने के लिए अपना कंसेंट तो दिया था, पर कंसेंट क्या कर लिया? या फिर दूसरा सेफगार्ड क्या आया था? कि प्रोस्पेक्टस आपकी नॉलेज या कंसेंट के बिना आया, जैसे आपको ये बात पता चली आपने क्या किया। एंड तीसरा सेफगार्ड क्या था? कि आपने जो भी बात प्रोस्पेक्टस में लिखी अपनी मर्जी से लिखी है, किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट से उठाकर कॉपी पेस्ट। एक्सपर्ट का रिटन कंसेंट भी लिया था, उसकी कंसेंट पर भरोसा भी था, उसने कभी कंसेंट विड्रॉ भी नहीं करी। तो अगर आप ये सारी बातें साबित कर दोगे तो भी यहां पर आप बच जाओगे। अरे बन रही है कुछ बात? और जी अगर मैं आपसे कहूं ये 5 कंपनी के शेयर बहुत जबरदस्त है, खरीद लो, और बाद में तो ऐसा लगा कंपनी से मेरे को पैसा मिला था, तो क्या मेरे को भी जेल हो सकती है? तो अगर आप किसी को फ्रॉडलेंटली इंड्यूस करते हो कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाने के लिए, कहां लायबल हो जाओगे? 447। अगर आप किसी और का शेयर गलत तरीके से इंपर्सनेशन कर हथियाने की कोशिश करते हो, तब भी लायबल हो जाओगे
447। और ये जितने भी सेक्शन आपने पढ़े, यहां पर जो इन्वेस्टर है सबको अलग अलग केस फाइल करने की जरूरत है, या वो अपने बिहाफ पर किसी को ऑथराइज करके क्लास एक्शन भी फाइल करवा सकते हैं? क्लास एक्शन भी फाइल कर पाएंगे 37। अरे कुछ कुछ बातें ना सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है। चलो सुना सुना है तो ठीक है, सुना सुना लिख रहा है तो फिर से बर्बाद हो चुके हो तुम। चलो कोई नहीं। 41 किस चीज का आ गया था? जीडीआर। जीडीआर क्या होता है भाई? गोल्ड डिपॉजिटरी, वो मतलब? तो जी कंपनी जो पैसा रेस करना चाह रही है, इंडिया से रेस करेगी, इंडिया के बाहर से? तो जी इंडिया के बाहर जाकर सीधे शेयर इशू कर ले, पर वो तो अलाउड ही नहीं है। तो कंपनी को क्या इशू करना पड़ता है? जीडीआर। जो भी कंपनी जीडीआर इशू करना चाह रही है उसके लिए सेक्शन 41 का रिजोल्यूशन कौन सा पास होता है? सर जीडीआर के लिए एसआर की पास करना है। जैसे जीडीआर इशू करोगे, मेंबर की बैठे बिठाए वोटिंग राइट डाइल्यूट होगी, तो आपको क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। तो फॉर एग्जांपल आज अगर एक इंडिया की कंपनी है, इंडिया के बाहर से पैसा रेस करना है, तो उसको वहां पर एक ओवरसीज डिपॉजिटरी की मदद लेनी पड़ेगी। आप अपने शेयर इशू करोगे ओवरसीज डिपॉजिटरी के नाम में, और वो उसके बदले में जीडीआर इशू करके आपको पैसा रेस कर दे देगा। पर जो शेयर आप इशू करोगे, इस शेयर पर नाम किसका होगा? इन्वेस्टर का या डिपॉजिटरी का? डिपॉजिटरी का। कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में डिपॉजिटरी का नाम लिखा जाएगा, और कल को कंपनी की जनरल मीटिंग आएगी, वोट कौन डालेगा? डिपॉजिटरी, इन्वेस्टर? डिपॉजिटरी ही कास्ट करेगा, बस वो इन्वेस्टर से पूछकर अपना वोट कास्ट करेगा, पर शेयर पर नाम तो उसका है, पर उसकी कस्टडी कहां रखवाई जाएगी? इंडिया में डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। और ये जीडीआर अगर इशू करना है, एक तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, साथ में आप पास करते हैं एसआर। जीडीआर में शेयर इशू करेंगे ओवरसीज डिपॉजिटरी के नाम में, जिसकी कस्टडी रखवाई जाएगी इंडिया में। शेयर इशू करते समय आप जीडीआर की स्कीम, आरबीआई की सारी बातें फॉलो करना। साथ में एक प्रोफेशनल से आपको लेनी पड़ती है कंप्लायंस रिपोर्ट, कि आपने कानून की सारी बातें कंप्लाई कर ली है। तो ये इस चैप्टर का पहला पार्ट। पब्लिक ऑफर का तो खत्म किया, पर 42 किस चीज का आता था? तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट, क्योंकि वर्ड प्राइवेट आ रहा है, तो सिर्फ प्राइवेट कंपनी कर सकती है। ट्रू और फॉल्स? तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट कोई भी कंपनी कर सकती है, चाहे आप प्राइवेट हो चाहे पब्लिक, किसी भी कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट करना अलाउड है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? कुछ गिने चुने आइडेंटिफाइड लोगों से पैसा रेस करना। आइडेंटिफाइड का मतलब यहां पर क्या है? जिसका नाम पहले से कंपनी के पास दर्ज हो, सिर्फ उसी को आप ऑफर भेज सकते हो। किसी भी अनआइडेंटिफाइड पर्सन से पैसा रेज नहीं कर सकते। और कंपनी ने 10 लोगों को ऑफर भेजा, 8 ने एक्सेप्ट कर लिया, 2 लोग आकर कह रहे जी मेरा शेयर मेरे को ना देकर इसको दे दो। दैट इज वो रिनाउंस करना चाह रहे हैं। क्या राइट ऑफ रिनाउंसिएशन यहां पर होता है? यहां कोई भी राइट ऑफ रिनाउंसिएशन नहीं होता। सर राइट ऑफ रिनाउंसिएशन फिर कहां होता था? वो राइट इशू में अलाउड होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट में जिसको ऑफर गया है उसको ही शेयर खरीदना है। ये तो मतलब आया आइडेंटिफाइड का। और गिने चुने का मतलब मैक्सिमम कितने? 200 एक टाइम पर देखेंगे, पूरे साल के लिए देखेंगे। पर कुछ लोगों को 200 के लिमिट में काउंट ही नहीं करते। किस किस को? क्या भी अगर एम्प्लॉय को ईसॉप के बदले में शेयर दिया, वो भी आपका 200 के लिमिट में काउंट नहीं होगा। और इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर, सबकी 200 के लिमिट कंबाइंड है, अलग अलग है, अलग अलग है। और अगर आपने 200 लोगों से ज्यादा को प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया तो क्या होगा? वो फिर प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है जी, उसको क्या मान लिया जाएगा? पब्लिक ऑफर। आपको पार्ट 1 की सारी बातें वहां पर कंप्लाई करनी चाहिए थी। प्राइवेट प्लेसमेंट का जो पैसा आएगा कैश से आएगा, बैंकिंग चैनल से? बेटा बैंकिंग चैनल से आना चाहिए, कैश में नहीं। और छोटा सा पॉइंट, अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर्स है तो किसके अकाउंट से पैसा निकल कर आएगा? जिसका भी नाम पहले आता है। जब तक पुराना प्राइवेट प्लेसमेंट कंप्लीट नहीं कर दोगे, क्या नया स्टार्ट कर सकते हो? पर सर अगर पिछला इक्विटी शेयर का था तो क्या नया डिबेंचर का कर सकता हूं? तब भी नहीं। ध्यान रखना, यहां पर चाहे डिफरेंट क्लास क्यों ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो साइमल्टेनियस प्राइवेट प्लेसमेंट करना आपको अलाउड नहीं होगा। प्राइवेट प्लेसमेंट की किसी भी लिहाज से आप मार्केटिंग नहीं करोगे, और अगर सेक्शन की कोई भी बात आप ब्रेक करते हो, 30 दिन में सारा पैसा 12% ब्याज के साथ लौटाओगे। अगली बात हमने जानी अलॉटमेंट की, कि प्राइवेट प्लेसमेंट का जब भी एप्लीकेशन मनी आता है, कंपनी को अलॉटमेंट कितने दिन में करना होगा? नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, पैसा रिफंड कर दोगे कितने दिन में? वरना फिर सारा पैसा आपको कितने ब्याज के साथ? और ब्याज लगेगा कब से? 76 डे से 61st डे से। और ये प्राइवेट प्लेसमेंट का पैसा भी एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ही आप रखेंगे, और जब तक कल को अलॉटमेंट होकर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल ना हो जाए, पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना वो पैसा आपको करना पड़ेगा रिफंड। और प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए रेजोल्यूशन कौन सा पास होगा? पर अगर कोई कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर का प्राइवेट प्लेसमेंट करती है 181C की लिमिट जितना, तो एसआर चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन। और अगर 181C के ज्यादा करते हैं तो एसआर पास करना है, पर साल में अलग अलग एसआर है, साल का एक एसआर। और एक और केस में साल के एक एसआर से काम चल जाता था, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट किसको करते थे? QIBs को। एंड फाइनली अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाह रहे हो पाकिस्तान चाइना जैसी कंट्रीज को, दैट इज उसके किसी देश के वासी को आप प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाह रहे हो, मतलब एक ऐसे इंसान को जो किसी ऐसे देश में रहता है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो क्या उनको प्राइवेट प्लेसमेंट करना आसान है, या पहले सरकार का अप्रूवल लगेगा? चैप्टर 3 और सुनो। अरे क्या बात करो, 1 घंटे में तुम 3 चैप्टर कर लिए? मजा तो तब आए कि 5 चैप्टर की रिवीजन हो रही हो और तुम्हारा 5 चैप्टर का आज ही टेस्ट हो जाए। ओए होए होए होए, खतरनाक। तब सही में मैं कह सकता हूँ बर्बाद हो गया और तुम्हारा संडे अच्छे से बर्बाद किया मैंने, तब मैं बिल्कुल बोल पाऊंगा। क्या लग रहा है?
और मैं तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता हूं। क्या हो गया? नहीं, मैं तो कहा है हो सकता है, कंटिंजेंसी अटैच टू इट। क्या हो गया? पर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होते हैं? कंटिंजेंट वैलिड होते नहीं होते? अरे कंटिंजेंट वैलिड है या नहीं है? पर एक टाइप का नहीं होता था। अच्छा, वेजरिंग नहीं होते थे, फिर वेजरिंग और कंटिंजेंट में डिफरेंस? छोड़ो सर, क्यों टाइम पास हमारा, क्यों माथा खराब कर रहे हो? तो चलो, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते ही हैं, और जो बात मैंने बोली वो कंटिंजेंट है, तो बात भी वैलिड हो गई। अब इस बात को डिफेंड करो। दिया कह रही सर शॉर्ट हार्ट अटैक मत दिया करो, इसमें हार्ट अटैक है? सर फाइनेंशियल ईयर में 200 की लिमिट किसको मिलाकर है? इक्विटी वाले की अलग, प्रेफरेंस वाले की अलग, डिवेंचर वाले की अलग। सर पूरी तरह नहीं, 60-70% याद है, ठीक है, मैंने उतना भी याद है। तो नैतिक कह रहे हम दंगे कर देंगे, करो। अपने घर पे दंगे करो। तो वैसे बाई चांस अगर ऐसे मैं टेस्ट ऑफर कर दूं तो क्या होगा? तुम चले जाओगे? नहीं लिखोगे? इतनी तोहिन, कितने बच्चे चले जाएंगे? अरे भाई नालायक। चलो 1 मिनट हो रहा है आपके पास, फिर अपना चैप्टर 4 करेंगे स्टार्ट। क्या हो गया? क्या रेड बुल की क्या जरूरत है? You are born with the wings. You don't need Red Bull for that. कुछ भी। बच्चे मेरे पर भरोसा करके आए हैं कि मैंने तुम्हें पहले मेंटली प्रिपेयर किया था कि मैराथन में 3-4 आवर्स लग सकते हैं, और लगभग 2 घंटे में मेरे को दिख रहा है मैराथन खत्म हो जाएगी, तो मेरे पास 1-2 घंटे का एक्स्ट्रा ब्रैकेट होगा। अमन कह रहा है स्टार्ट द टेस्ट, वो भाई कह रहा है मैं जा रहा हूं, करते रहो टेस्ट, मैं तो भी निकल रहा हूं। हाँ भाई नैतिक हो सकता है भाई, ओएफएस प्रीमियम पे भी हो सकता है। चलिए, तो बेटा चैप्टर 3 हमने यहां पर समाप्त किया। अगला चैप्टर जो आता है दैट इज द मोस्ट क्रूशियल चैप्टर, एंड दैट इज चैप्टर नंबर 4, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। 43 से वाला चैप्टर आपका स्टार्ट होता है एंड सेक्शन 72 तक ये जाता है। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा मैं कंपैरेटिवली स्लो भी करवाऊंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है एंड कंपैरेटिवली लेंथी भी है, तो थोड़ा साथ साथ आप रिवाइज करिएगा। रिसेंटली आपने पढ़ा भी है तो बातें रिकलेक्ट करने में उतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सबसे पहला सेक्शन 43 आपने यहां पर पढ़ा था, किस चीज का था? शेयर कैपिटल 2 प्रकार की हो सकती है, कैसे कैसी? इक्विटी या प्रेफरेंस। प्रेफरेंस कैपिटल एक ऐसी कैपिटल को माना जाता है जिसको लॉ में प्रेफरेंसेस मिलती है 2 चीजों की। पहले किस चीज की? डिविडेंड की। कभी भी कंपनी डिविडेंड पे करेगी तो प्रेफरेंस वाले का डिविडेंड इक्विटी वाले से पहले पे होगा, एंड दैट टू एट अ फिक्स्ड रेट। और दूसरी प्रेफरेंस किस चीज की? कल को कंपनी अगर वाइंडिंग अप में गई तो इक्विटी वाले से पहले प्रेफरेंस वाले का पैसा पे किया जाएगा, और अगर आप चाहे तो आप प्रेफरेंस वाले को पार्टिसिपेटरी भी बना सकते हैं। पार्टिसिपेटरी का मतलब कि अपना डिविडेंड लेने के बाद जो सरप्लस बचेगा उसमें भी आप उसको एक्स्ट्रा पार्टिसिपेट करने का राइट दे सकते हो, और वाइंडिंग अप पर प्रेफरेंस और इक्विटी का पैसा पे होने के बाद अगर कुछ बचता है उसमें भी आप प्रेफरेंस वाले को एक्स्ट्रा राइट दे सकते हैं। अगर वो अधिकार है तो वो पार्टिसिपेटरी कहलाएगा। फिर इक्विटी कैपिटल क्या होती है? जो प्रेफरेंस ना हो वो बन जाती है इक्विटी। और इक्विटी कैपिटल भी 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? या तो विद ऑर्डिनरी वोटिंग राइट, या विद, पर क्या है कि नॉर्मल शेयर को डीवीआर में कन्वर्ट या डीवीआर को नॉर्मल में कन्वर्ट कर पाओगे। और अगर एक प्राइवेट कंपनी चाहे, क्या मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखकर इस सेक्शन की बातों से एग्जम्प्ट हो सकती है। और आज अगर कोई भी कंपनी डीवीआर वाला शेयर इशू करना चाहती है, उसकी आती है कुछ कंडीशन। उसके लिए एक रूल हमने पढ़ा था, रूल नंबर 4। एक निमोनिक हमने बनाया था, OH72, O से A से, और मैक्सिमम वोटिंग पावर 3 साल से 3 चीज का डिफॉल्ट ना किया हो। किस चीज का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, एनुअल रिटर्न का, या 3 साल से कंपनी पिनलाइज ना हुई हो। कौन से कानूनों में? 5 साल से कंपनी ने डिफॉल्ट ना किया हो। किस चीज का? प्रेफरेंस डिविडेंड, टर्म लोन, एम्प्लॉई स्टैट्यूटरी ड्यूज एंड आईपीएफ का। एंड सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए किस चीज का? एंड 44 किस चीज का आया था? अब बोल। अच्छा, नेचर ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। तो जी शेयर्स एंड डिवेंचर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल। 45 किस चीज का आ गया था? कि हर शेयर का एक डिस्टिंक्टिव नंबर होगा, पर ये वाली बात आपकी डीमेट पर अप्लाई नहीं करेगी। 46 किस चीज का आ गया? तो कंपनी आप जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इशू करोगे वो होगा फॉर्म SH1 में। उस पर या तो कंपनी की कॉमन सील लगाओगे, वरना कितने डायरेक्टर के साइन, वरना एक डायरेक्टर और एक सीएस का साइन भी आप करवा सकते हैं। पर अगर आप ओपीसी है तो एक डायरेक्टर या एक सीएस के साइन से काम चल जाएगा। और शेयर सर्टिफिकेट कैसा एविडेंस होता है? कंक्लूसिव या प्राइमा फेसी। और जी कभी भी शेयर होल्डर का शेयर सर्टिफिकेट अगर गुम जाए, क्या डुप्लीकेट डिमांड कर सकता है? कंपनी कितना रुपया चार्ज करेगी? 50 रुपया। और अनलिस्टेड कंपनी कितने दिन में डुप्लीकेट इशू करेगी? 3 महीने। और लिस्टेड कंपनी 45 दिन के अंदर डुप्लीकेट इशू कर देती है। और जी जितने भी पुराने शेयर सर्टिफिकेट्स आपने प्रिंट करवाकर ब्लैंक वाले रखे हैं, कितने टाइम के लिए प्रिजर्व करेंगे? 30 साल। जो पुराने वाले सरेंडर हुए हैं
3 साल, और डिस्प्यूट का केस है तो परमानेंटली प्रिजर्व करके रखा जाएगा। 47 किस चीज का गया? इक्विटी वाले को कंपनी में हर रिजोल्यूशन पर वोट डालने का अधिकार मिलेगा, और पोल पर उसके पास कितना परसेंट वोट है वो उसके नंबर ऑफ शेयर पर डिपेंड करेगा, पेड अप पर। और प्रेफरेंस वाले के पास अमूमन वोटिंग राइट नहीं होते हैं, पर कुछ केसेस में होते हैं। सबसे पहला एनी रिजोल्यूशन, दूसरा रिजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप, तीसरा रिजोल्यूशन फॉर कौन सी कैपिटल का रिडक्शन, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों। और अगर कितने साल का डिविडेंड पे नहीं किया तो हर रिजोल्यूशन पर वोट कास्ट करेगा। और इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच में जो वोटिंग राइट स्प्लिट करेंगे किस रेशियो में करेंगे, नंबर ऑफ शेयर या पेड अप वैल्यू। और प्राइवेट कंपनी चाहे तो मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखकर इस सेक्शन से भी एग्जम्प्ट हो सकती है। और निधि कंपनी में पोल पर मेंबर का वोटिंग राइट मैक्सिमम 5%। फिर सेक्शन 48, तो अगर किसी भी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट्स को आप वेरी करना चाह रहे हो तो उस क्लास के उतने मेंबर का कंसेंट लेना पड़ेगा जिनके पास उस क्लास के कम से कम कितने शेयर्स हैं, 3/4 इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास, या उनकी क्लास मीटिंग बुलाकर क्या पास करा लेना। पर वेरिएशन करने से पहले चेक कर लेना वेरिएशन की पावर का होनी चाहिए मेमोरेंडम या आर्टिकल में। और अगर पावर ना हो तो टर्म्स ऑफ द इशू से प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। और अगर एक क्लास के राइट वेरी करने की वजह से कोई दूसरा क्लास इंपैक्ट हुआ तो उसका भी सिमिलर तरीके से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अगर मेजॉरिटी वेरिएशन कर भी देता है तब भी माइनॉरिटी किसके पास जाकर अपील फाइल करेगा, कितने दिन में। पर माइनॉरिटी के पास मिनिमम शेयर होने चाहिए 10%, और इनिशियली वेरिएशन के फेवर में वोटिंग ना करियो। फिर जो भी एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा फाइनल होगा, उसकी कॉपी आरओसी के पास फाइल कर देंगे कितने दिन में। फिर 49 किस चीज का आ गया था, जब भी कंपनी कॉल मनी मंगवाओगे एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर से यूनिफॉर्मली मंगवाना है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कुछ शेयर होल्डर आज पे करेंगे कुछ बाद में, ना, सबसे यूनिफॉर्मली कॉल मनी मंगवाना पड़ेगा। पर अगर सेम टाइप के शेयर पर डिफरेंट अमाउंट पेड अप है, इस सेक्शन के पर्पस के लिए उसे डिफरेंट क्लास का मान लिया जाएगा। सेक्शन नंबर 50, तो जी कॉल से एडवांस एक्सेप्ट करने की पावर का होनी चाहिए। और क्या आर्टिकल में लिखकर उनको वोटिंग राइट प्रोवाइड कर पाओगे? कॉल से एडवांस पर कभी भी आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। 51 किस चीज का गया था, तो जी अगर आर्टिकल परमिट करे कंपनी आप डिविडेंड पे कर सकते हैं, किस प्रोपोर्शन में, पेड अप वैल्यू की प्रोपोर्शन में आप यहां पर डिविडेंड पे कर पाएंगे। अगर पेपर में सवाल आता है तो कॉल्स इन एडवांस पर आर्टिकल्स परमिट करे तो क्या डिविडेंड पे हो सकता है? हो सकता है। पेपर में ये लिखना है, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, पर पेपर में बिल्कुल पे हो पाएगा। फिर 52 किस चीज का गया था, तो जी सिक्योरिटीज प्रीमियम के 5 चीजेस, दे भाई प्रीमियम, डीबीपी, डी से क्या बन गया था, डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, बी से बोनस इशू एंड बायबैक, एंड पी से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। एंड 52 अगर प्रीमियम का था तो 53, तो आज के दिन में एक कंपनी क्या शेयर डिस्काउंट पर इशू कर सकती है? किया तो होगा वॉइड, सारा पैसा 12% ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा, 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी लग सकती है। डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हो सकता है, हो सकता है, शेयर नहीं हो सकता। पर शेयर भी दो केस में हो सकता है, पहला स्वेट इक्विटी शेयर, और दूसरा अगर आपने किसी क्रेडिटर के डेट को कन्वर्ट किया है इनटू इक्विटी परसुएंट टू एनी स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन प्लान या फिर डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम ऑफ आरबीआई, उसके तहत आप ये काम कर पाओगे। और 54 किस चीज का गया, स्वेट इक्विटी शेयर्स आर दोज इक्विटी शेयर व्हिच आर इश्यूड टू directors or employees at discount or for providing their know-how or making available the rights in the nature of IPR या value addition by whatever name called, topic है sweat equity share, SES। तो कंडीशन क्या बनी, S से E से रिजोल्यूशन में कुछ बातें एक्सप्लेन करेंगे, एंड सेबी की बातें मानेंगे अगर, एंड रूल्स की बातें मानेंगे अगर। रूल नंबर कौन सा आ गया था, 8। रूल ने सबसे पहले एम्प्लॉय का मतलब बताया, एम्प्लॉय में परमानेंट एम्प्लॉय आएगा, डायरेक्टर भी आएगा, होल्डिंग सब्सिडरी का एम्प्लॉय डायरेक्टर भी आएगा। जो एसआर पास करेंगे उसकी वैलिडिटी रहेगी। और किसी भी एक साल में मैक्सिमम कितना स्वेट इक्विटी इशू कर सकते हो, 15% या 5 करोड़, विच एवर इज हायर। पर टोटल मिलाकर कभी भी 25 से ज्यादा नहीं होगा। पर अगर आप स्टार्टअप हो तो 50%, कितने साल तक। और स्वेट इक्विटी पर लॉकिंग कितना आ जाएगा, 3 साल का लॉकिंग यहां पर लग जाएगा। और अगर स्वेट इक्विटी के बदले में कोई एसेट मिलता है कैपिटलाइज कर देंगे, एसेट नहीं मिल रहा तो उसको पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। और अगर डायरेक्टर का स्वेट इक्विटी था उसकी रेम्युनरेशन का भी पार्ट बन जाता है। 55 किस चीज का गया था, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो ये आज के दिन में अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहते हो, क्या इररिडीमेबल हो सकता है? रिडीमेबल का भी मैक्सिमम टेन्योर। पर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो तो 30 साल, पर 21st ईयर ऑनवर्ड मिनिमम 10% को आपको रिडम्पशन ऑप्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रेफरेंस इशू करने से पहले चेक कर लेना पावर होनी चाहिए आर्टिकल में। रिजोल्यूशन पास करेंगे एसआर, पुराने प्रेफरेंस है उसके डिविडेंड का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और जब प्रेफरेंस को रिडीम करने जाओगे 4 कंडीशन है, फुल्ली पेड अप, पार्टली पेड अप, उन्हें बनाना फुल्ली पेड अप। और रिडीम करने के 2 सोर्सेज है, कौन कौन से, या तो प्रॉफिट या नया शेयर इशू करके। नया शेयर कौन सा होगा, इक्विटी प्रेफरेंस कोई भी। और अगर प्रॉफिट से रिडीम कर रहे हो तो नॉमिनल वैल्यू के बराबर क्या बनाना पड़ेगा, जिसका लॉ में सिर्फ एक ही यूज परमिटेड है, टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर। और अगर प्रीमियम पर रिडीम किया तो प्रीमियम का खर्चा कहां से राइट ऑफ करोगे, या तो पीएनएल से या सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी राइट ऑफ कर पाओगे। और अगर आपने 20 साल के प्रेफरेंस इशू किए थे, रिडीम करने का समय आ गया और तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, क्या कर सकते हो, नया इशू कर देना, पुराने वाले को रिडीम मान लिया जाएगा। पर ऐसा करने के लिए कितने प्रेफरेंस का अप्रूवल लेना है, 3/4, और साथ में अप्रूवल किसका लगेगा, एनसीएलटी। इसके बाद 56 से लेकर 59 आपकी ट्रांसफर की बातें करी थी, चलो उस पर बाद में जाएंगे। पहले पढ़ते हैं 60 किस चीज का था, जहां भी ऑथराइज कैपिटल पब्लिश करोगे साथ में सब्सक्राइब और पेड भी पब्लिश कर देना। 61 किस चीज का आ गया, तो जी मेमोरेंडम का कोई भी क्लॉज ऑल्टर करना था, सेक्शन 13 में बायपासिंग एसआर ऑल्टर होता था, एक्सेप्ट कैपिटल क्लॉज ऑल्टर होता है ओआर से, कौन से सेक्शन में आकर,
और ओआर के साथ साथ पावर का चेक कर लेना। और कैपिटल लॉस ऑल्टर करने के 5 मेथड आपको दिए गए। पहला मेथड, अगर कोई भी कंपनी ऑथराइज कैपिटल, पांचवा तरीका ऑथराइज कैपिटल डिमिनिश करना चाह रहे अनसब्सक्राइब्ड अमाउंट तक, जिसको डिमिनिशन ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। दूसरा तरीका, चौथा तरीका सब डिविजन, और तीसरा तरीका फुल्ली पेड अप शेयर को कन्वर्ट कर देना इनटू स्टॉक या स्टॉक को रिकन्वर्ट कर देना इनटू 62 किस चीज का आ गया था फिर? तो 62 ने हमने पढ़ा राइट इशू का कि आज कंपनी अगर आप नया शेयर इशू करते हो, उस नया शेयर को खरीदने का पहला मौका आपको अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी वाले को प्रोपोर्शनेटली देना ही पड़ेगा। उसके लिए आप उसे एक लेटर ऑफ ऑफर भेजेंगे जो राइट इशू ओपन होने से कितने दिन पहले डिस्पैच होना चाहिए? कितने दिन पहले लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच होगा? 3 दिन पहले। उसके बाद राइट इशू ओपन रहेगा मिनिमम कितने दिन के लिए? 7 दिन। मैक्सिमम कितने दिन के लिए? पर अगर एक प्राइवेट कंपनी चाहे तो वो ये 3 और 7 दिन की टाइमलाइन को रिड्यूस कर सकती है, पर कितने मेंबर का अप्रूवल लेना है? 90% बाय वैल्यू है, 90% नंबर ऑफ मेंबर। फिर आप लेटर ऑफ ऑफर भेजना। अगर मेंबर खुद शेयर खरीदना चाहते हैं बढ़िया, वरना क्या वो किसी के फेवर में रिनाउंस कर सकता है? पर रिनाउंस करने की पावर छीन सकती है सब्जेक्ट टू दी, पर ना तो खुद शेयर खरीद रहा ना कुछ रिनाउंस कर रहा, तो उसके शेयर का क्या होगा? कौन डिसाइड करेंगे? 62(1)(b किस चीज का आ गया था? ईसॉप अगर इशू करना चाहते हो उसके लिए रेजोल्यूशन कौन सा पास होगा? पर अगर प्राइवेट कंपनी है तो, और ईसॉप में एम्प्लॉय का मतलब जाना था, उसके लिए निमोनिक बनाया था ईसॉप। एम्प्लॉय का मतलब है परमानेंट एम्प्लॉय। डायरेक्टर भी कवर्ड है, बस कौन से डायरेक्टर को ईसॉप नहीं दे सकते? साथ में सब्सिडरी होल्डिंग के एम्प्लॉय डायरेक्टर को भी ईसॉप दे पाओगे, अदर देन प्रमोटर या कोई ऐसा डायरेक्टर जिसके पास ऑलरेडी 10% से ज्यादा है। पर ये प्रमोटर डायरेक्टर वाली बात, एक्सक्लूजन वाली बात एक कंपनी पर अप्लाई नहीं करती। किस पर? स्टार्टअप। इसके बाद वेस्टिंग पीरियड ईसॉप में मिनिमम कितना रखना पड़ेगा? एक्सरसाइज प्राइस क्या होगा? कंपनी तो डिसाइड करियो। बाद में जो शेयर पर लॉक इन लगाना है नहीं, कंपनी तो डिसाइड करियो। और एम्प्लॉय को खुद ही ईसॉप के बदले में शेयर खरीदना पड़ेगा। ईसॉप ट्रांसफरेबल नहीं होता, पर अगर एम्प्लॉय कभी भी परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए, वेस्टिंग का वेट करेंगे, इमीडिएटली वेस्ट होगा। और अगर कभी एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो उसके फैमिली मेंबर को इमीडिएटली उस केस में ईसॉप दे दिया जाता है। 62(1)(c किस चीज का आ गया? तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मतलब, जब भी आप कोई नया शेयर एग्जिस्टिंग मेंबर को प्रोपोर्शनेटली ना ऑफर करके किसी भी और इंसान को ऑफर करना चाहते हो, तो उसको बोला जाता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ऐसा करने के लिए रेजोल्यूशन कौन सा पास होगा? साथ में वैल्यूअर की रिपोर्ट ऑब्टेन करना, और साथ में चैप्टर 3 का कौन सा सेक्शन फॉलो कर लेना? प्राइवेट प्लेसमेंट की सारी बातें फॉलो करनी है। और अगर भाई कोई कंपनी कन्वर्टेबल डिबेंचर से पैसा रेज कर रही है, तो मेंबर का अप्रूवल पहले लेंगे या कन्वर्ट होते समय? पहले ही आपको एसआर पास कराना है। पर अगर आपका एक डेट चल रहा है जो आपने सरकार से रेज किया था, और सरकार का डेट का पैसा पे नहीं कर रहे, और वो डेट ओरिजिनली कन्वर्टेबल भी नहीं है, तब भी क्या जबरदस्ती सरकार उसे शेयर में कन्वर्ट कर सकती है? ये पावर गवर्नमेंट को यहां पर दी गई है, जो गवर्नमेंट ने वोडाफोन के केस में इस्तेमाल भी करी थी। और ऐसा करते समय अगर आपको सरकार का ऑर्डर पसंद नहीं आता, आप किसके पास अपील फाइल कर सकते हो? एनसीएलटी। कितने दिन में? 7 दिन में। और गवर्नमेंट ने जब ऑर्डर पास किया, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल ऑलरेडी एग्जॉस्टेड थी, तो क्या होगा? उसे ऑटोमेटिकली इंक्रीज यहां पर मान लिया जाएगा। 63 की चीज का आ गया फिर। तो जी बोनस इशू के 3 ही सोर्स हैं, कौन कौन से? फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम सीआरआर। क्या रीवैल्यूएशन रिजर्व से कभी भी बोनस आएगा? एंड जी फिर हमने पढ़ी थी बोनस इशू की कंडीशन, एक निमोनिक भी बना दिया था बोनस। बी से क्या बना था? बोनस के लिए पावर का होनी चाहिए। ओ से क्या बना था? नो डिफॉल्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर एम्प्लॉय के स्टैट्यूटरी ड्यूज उन्हें करेंगे। एंड सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन एक ही थी, क्या? एक बार बोनस इशू का डिक्लेयर कर दिया, उसको बाद में विड्रॉ नहीं कर पाओगे। 64 बस एक फाइलिंग रिक्वायरमेंट आई थी कि जब भी आप 61 में ऑल्टरेशन करें, गवर्नमेंट ऑर्डर पर डेट कन्वर्ट होगा या प्रेफरेंस रिडीम होगा, आपको आरओसी के बाद 30 दिन में बतानी है। 65 आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है। फाइनली हम आ गए थे 66 पर, किस चीज का था? कैपिटल रिडक्शन। तो जी कैपिटल रिडक्शन करने के लिए रेजोल्यूशन कौन सा पास होता है? साथ में अप्रूवल किसका लगता है? एनसीएलटी के पास जब अप्रूवल मांगने जाओगे, सीधा अप्रूवल मिलेगा या एनसीएलटी सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटी सेबी को नोटिस देगा? उनको अपनी रिप्रेजेंटेशन देने का मौका मिलता है, जिसके लिए उनको कितना समय मिलता है? 3 महीने। साथ में एनसीएलटी किसके इंटरेस्ट का ध्यान रखेगा? तो या तो क्रेडिटर का कंसेंट आ जाए, या उसको सिक्योरिटी दे दो, या उसका पैसा रीपे कर दो, और फिर जाकर एनसीएलटी शायद आपका कैपिटल रिडक्शन अप्रूव करेगा। पर अप्रूव करने से पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेक करेगा, जिसके लिए कंपनी को किससे सर्टिफिकेट लाना होगा? नॉट सीए, ऑडिटर से। अपने ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेकर के आएगी, और फाइनली एसआर और एनसीएलटी का अप्रूवल लगा गया है, उसकी कॉपी किसके पास फाइल करेंगे? आरओसी। फिर आरओसी फाइनल ऑर्डर देकर आपके कैपिटल रिडक्शन को करता है सेक्शन। अब लॉ मेकर ने अपनी तरफ से कैपिटल रिडक्शन करने के 3 तरीके आपको बताए थे, कौन कौन सा? अगर शेयर पार्टली पेड अप है तो अनपेड अमाउंट पर शेयर होल्डर की लायबिलिटी या तो एक्सटिंग्विश कर देना या रिड्यूस कर देना। दूसरा तरीका, आपकी बुक्स में लॉसेस है तो आप अपनी पेड अप कैपिटल को लॉसेस से सेट ऑफ कर सकते हो। ऐसा करते वक्त पेड अप वैल्यू तो रिड्यूस होगी, फेस वैल्यू के लिए आपके पास चॉइस है। फेस वैल्यू भी रिड्यूस कर सकते हो, सेम रहने दे सकते हो, दैट इज आइदर विद और विदाउट एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट शेयर, कैंसल एनी पेड अप कैपिटल व्हिच इज लॉस्ट। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो उसको पे ऑफ कर दो, दैट इज पे ऑफ एनी एक्सेस कैपिटल व्हिच इज इन एक्सेस ऑफ द वांट्स ऑफ द कंपनी। ये 3 रास्ते लॉ मेकर ने आपको कैपिटल रिडक्शन करने के बताए थे। एंड फिर हमने देखा जी कैपिटल रिडक्शन के कुछ ऐसे तरीके होते हैं जहां पर कैपिटल रिड्यूस तो होती है पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं करता। फॉर एग्जांपल, सर फोरफीचर में कैपिटल रिड्यूस कब होती है?
अगर आप फोरफिटेड शेयर को रीइश्यू ना करके क्या कर दो, कैंसिल कर दो। लाइकवाइज सरेंडर, लाइकवाइज जब प्रेफरेंस को रिडीम करोगे तब भी क्या कैपिटल रिड्यूस होती है, एंड लाइकवाइज जब बायबैक करोगे तब भी क्या कैपिटल रिड्यूस होती है। पर अगर आप बायबैक 68 में कर रहे हो तो क्या 66 आपको परेशान करेगा, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 67 किस चीज का था, तो जी किसी भी कंपनी को अपना खुद का शेयर खरीदना अलाउड ही नहीं है, फिर वो बायबैक कैसे करती है। अगर शेयर खरीद के आप कैपिटल रिडक्शन कर देते तो बहुत बढ़िया, पर अपना शेयर खरीद के अपने पास एज एन इन्वेस्टमेंट रखना अलाउड नहीं है। ये बात प्राइवेट कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी के लिए, दोनों के लिए है। और जी पब्लिक कंपनी के लिए साथ में एक एक्स्ट्रा बात और बोली गई कि आप किसी को पैसा देकर अपना या अपनी होल्डिंग का शेयर खरीदवा भी नहीं सकते, पर इस बात की 3 एक्सेप्शन थी। पहला, अगर कोई बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किसी को पैसा दे रही है चलेगा, जैसे एचडीएफसी बैंक ने जीरोधा को पैसा दिया और जीरोधा ने उसी का शेयर खरीद दिया, चलेगा। दूसरा, अगर आपने किसी स्कीम के तहत पैसा दिया है, स्कीम अप्रूव्ड थी बाय वे ऑफ एसआर, उस स्कीम के तहत आप पैसा दे रहे हो और उस पैसे को आप दे रहे हो किसी ट्रस्ट को, जिससे ट्रस्ट आपका फुल्ली पेड अप शेयर खरीदेगा, किसके बेनिफिट के लिए, एम्प्लॉय को चलेगा। और तीसरा, आप ट्रस्ट को पैसा नहीं दे रहे, सीधे एम्प्लॉय को पैसा दे रहे हो। बस ध्यान रखना कौन से एम्प्लॉय को पैसा नहीं दे सकते, और एम्प्लॉय को जो पैसा दोगे मैक्सिमम कितने महीने की सैलरी, जितना 6 महीने, जिससे वो कंपनी का कौन सा शेयर खरीदेगा, फुल्ली पेड अप, तब जाकर भी आपका काम चल जाएगा। फिर 68, 69, 70 किस चीज का आ गया था। बाकी तीनों सेक्शन आप क्या है बायबैक के। पहली बात, अगर आज किसी कंपनी को बायबैक करना है, बायबैक करने के सोर्सेस क्या क्या है, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम से बायबैक आप कर सकते हो। और जब भी आप फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम से बायबैक करते हो, इस बात का मतलब क्या है, आपको नॉमिनल वैल्यू के बराबर पैसा कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, यह बात आपको सिखाई 69 ने। और जो सीआरआर है उसका लॉ में सिर्फ एक ही यूज परमिटेड है, टू इशू। पर अगर आप चाहें, आप अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल ना कर एक और जगह से बायबैक कर सकते हो, कहां से, नया शेयर इशू करके। पर क्या इक्विटी के बायबैक के लिए आप इक्विटी शेयर इशू कर दो तो चलेगा, नहीं जी, बस वो नया शेयर सेम काइंड का नहीं होना चाहिए। क्या वाली बात क्लियर थी। इसके बाद हम गए थे बायबैक की कंडीशन पर। वैसे तो दुनिया जान की कंडीशन है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी वो मात्र थी 3। सबसे पहली कंडीशन आपको क्या सिखाया था, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। एक साल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ शेयर का बायबैक हो सकता है, 25%। बायबैक पर कंपनी से कितने रिसोर्स निकल कर जा सकते हैं, 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। और बायबैक का सेक्शन पूरे कंपनी एक्ट का अकेला सेक्शन है जहां फ्री रिजर्व में क्या काउंट होता है। और जी बायबैक उतना ही करना कि बायबैक के बाद पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो कितनी होगी। तो ये 3 मेन कंडीशन आपकी होती है। बाकी सारी कंडीशन पढ़ लेते हैं। अगर कोई कंपनी बायबैक करना चाह रही है, एसआर चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन से भी काम चल सकता है। बोर्ड रेजोल्यूशन से काम कब चलेगा, अगर बायबैक आप कितना करना चाह रहे हो, 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व, इतना करना चाह रहे हो चल जाएगा। और अगर 10% से ज्यादा करना चाह रहे हो तब आपको एसआर पास करना पड़ेगा, एंड इन दैट केस बायबैक कितना अलाउड है, 25%। साथ में आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए, पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा ना हो। पर क्या इस बात की कोई एक्सेप्शन थी, अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो, हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में हो, तो ऐसे केस में कितना अलाउड था, 6:1। बायबैक करने से पहले शेयर फुल्ली पेड अप, पार्टली पेड अप, शेयर को फुल्ली पेड अप आपको बनाना पड़ेगा। आज अगर आप बायबैक कर देते हो तो क्या सिमिलर शेयर आप दोबारा से इशू कर पाओगे, कितने टाइम तक इशू नहीं कर पाओगे, पर 6 महीने के दौरान आप 2 काम कर सकते हो, क्या, बोनस इशू ला सकते हो या अपनी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए कर सकते हो। सर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन का मतलब कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए थे उनको कन्वर्ट करना है, वो काम आप कर पाओगे। अगली बात, बायबैक या तो सारे शेयर होल्डर से प्रोपोर्शनेटली कर लो, या ओपन मार्केट बायबैक कर लो, या आप एम्प्लॉय से भी कर सकते हो। अगली चीज, 2 बायबैक के बीच में कम से कम गैप कितना होगा, जिस भी दिन एसआर या बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे, बायबैक कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 1 साल में। बायबैक से पहले आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करनी है आरओसी या सेबी के पास, अगर आप लिस्टेड हो। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी पर कितने डायरेक्टर के साइन आएंगे, जिसमें से एक साइन किसका होना चाहिए, एमडी अगर एमडी है। और इसमें वो क्या डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारी कंपनी बायबैक के बाद भी सॉल्वेंट है, और कितने टाइम तक सॉल्वेंट रहेगी, और बायबैक करके जो शेयर आया है उसे फिजिकली कितने दिन में डिस्ट्रॉय कर देना, 7 दिन। सेबी है तो सॉरी लिस्टेड कंपनी है तो सेबी की बात भी मानेगी, अनलिस्टेड कंपनी है तो रूल्स की बात मानेगी, एंड साथ में बायबैक की एक रिटर्न भी आप यहां पर फाइल करेंगे, बायबैक। और जी किसी भी कंपनी को अपना शेयर खुद खरीदना भी अलाउड नहीं होता, किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू भी अलाउड नहीं होता, किसी सब्सिडरी के थ्रू भी अलाउड नहीं होता, और आप बायबैक नहीं कर सकते अगर आपने डिफॉल्ट किस चीज का कर दिया हो, 3DP प्लस टर्म लोन। तो अगर आपने 3DP प्लस टर्म लोन का डिफॉल्ट किया है, 3 साल तक बायबैक नहीं करोगे, या अपने एनुअल रिटर्न, डिविडेंड या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेक्शंस का अगर डिफॉल्ट किया है, तब भी बायबैक करना आपको अलाउड नहीं होगा। और सुनो, तो बाकी 72 आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, नॉमिनी अपॉइंट करने की पावर। तो घूम फिर कर इस चैप्टर की 2 ही बातें बच जाती हैं, डिबेंचर और ट्रांसफर। आते जी पहले डिबेंचर की बातें पढ़ लेते हैं। तो जी आज के दिन में अगर आप डिबेंचर इशू करना चाहते हो और वो कन्वर्टेबल ऑप्शन के साथ इशू करना चाह रहे हो, तो क्या पहले मेंबर से एसआर पास करवाना पड़ेगा, बिल्कुल। क्या आप ऐसा डिबेंचर इशू कर सकते हो जिसको कभी भी वोटिंग राइट मिले, नहीं जी, वोटिंग राइट वाला डिबेंचर कभी भी इशू नहीं हो सकता। अगर कंपनी आप सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करना चाहते हो, तो ऐसे केस में सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करने की 4 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या थी, सिक्योर्ड डिबेंचर्स का मैक्सिमम टेन्योर कितना होगा। पर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी हो तो
30 साल। ऑब्वियसली सिक्योर्ड है तो उनको चार्ज ऑफर करना पड़ेगा। पर बेटा एक केस था जहां पर आप चार्ज ना भी दो तो काम चल जाता था। अगर बाई चांस वो डिवेंचर पर गारंटी किसने दे रखी है? गवर्नमेंट ने। तीसरा, क्योंकि सिक्योर्ड इशू कर रहे हो तो एक ट्रस्टी अपॉइंट करना मैंडेटरी है, और जो चार्ज आप क्रिएट करोगे वो होना चाहिए फिक्स्ड चार्ज, आइदर ऑन द मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी चलेगा। तो ये सिक्योर्ड डिवेंचर की 4 कंडीशन है। फिर हमने जाना, अगर आप अनसिक्योर्ड डिवेंचर भी इशू करते हो पर उनका या तो पब्लिक इशू ला रहे हो या 500 से ज्यादा मेंबर को कर रहे हो, तो ऐसे केस में भी ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी कि डिवेंचर ट्रस्टी की डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या है। बेटा सबसे पहला, ट्रस्टी कौन नहीं बन सकता था? जो शेयर होल्ड कर रहा है, पर कैसे? बेनिफिशियली। फिर आप ट्रस्टी नहीं बन सकते अगर आप कैश के क्या हो? प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी एम्प्लॉय। कैश का मतलब, या फिर आप प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी के क्या हो? रिलेटिव हो। पर अब की बार ये वाला पॉइंट कैश के लिए चेक करना था, सिर्फ कंपनी के लिए। अगला आपको यहां पर डिस्क्वालीफाई किया गया अगर आप इनडेटेड हो। इनडेटेड किसके लिए? कैशियर को सब्सिडरी। या फिर आप क्रेडिटर हो, दैट इज आप अपनी सैलरी के अलावा कंपनी से और कोई पैसा लेने के लिए अगर एंटाइटल्ड हो, क्रेडिटर हो, तब भी आप ट्रस्टी नहीं बन पाओगे। अगर आपने डिबेंचर्स के लिए ही गारंटी दे रखी है, दैट इज आप क्या हो? श्योरिटी। एंड लास्टली, अगर आपका पेक्यूनियरी रिलेशन है, बस यहां पर पेक्यूनियरी रिलेशन कितना? 2% या फिर 50 लाख, विच एवर इज लोअर। अगर इतने रुपए का पेक्यूनियरी रिलेशन है तो भी आपको ट्रस्टी बनना अलाउड नहीं होगा। और डीआरआर और डीआरआई बहुत सारी कंपनी के लिए एग्जाम्प्ट हो चुका है, पर जिस जिस कंपनी पर अगर एप्लीकेबल है तो डीआरआर मैक्सिमम कितना है? 10%। और डीआरआई कितना है? नहीं जी, फिजिकल शेयर्स क्या आज भी ट्रांसफर हो जाते हैं? नहीं, क्या फिजिकल आज भी ट्रांसफर हो जाते हैं? जैसे स्मॉल कंपनी वगैरह वहां आज भी फिजिकल शेयर चलते हैं, तो क्या ट्रांसफर हो जाएंगे? ट्रांसफर करने के लिए कौन सा सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा? 56। आ जाओ 56 पर। तो ये वाला सेक्शन आपका अप्लाई करता है फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट पर। डीमैट के लिए डिपॉजिटरीज एक्ट लगता है, तो अगर आपका शेयर फिजिकल फॉर्म में है और आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो क्या होगा? तो बड़ा शेयर सर्टिफिकेट तो आपके पास है जिस पर ट्रांसफर का नाम है, तो फिजिकल शेयर ट्रांसफर करने के लिए आपको शेयर सर्टिफिकेट के साथ साथ क्या बनानी पड़ेगी? एक ट्रांसफर डीड। जो ट्रांसफर डीड आप बनाओगे, ट्रांसफर डीड पर किसका साइन होना चाहिए? ट्रांसफरर का, ट्रांसफरी का, दोनों का। और साइन होते ही कंपनी के पास ट्रांसफर करवाने कितने दिन में जाना पड़ेगा? और कंपनी फिर ट्रांसफर करके आपको शेयर कितने दिन में देगी? 1 महीना। और भाई शेयर ट्रांसफर करने के लिए क्या शेयर सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, या आप अलॉटमेंट लेटर से भी ट्रांसफर कर सकते हो? बेटा लेटर ऑफ अलॉटमेंट से भी आपके शेयर यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे। अगली बात, अगर बाई चांस आपसे ट्रांसफर डीड गुम हो जाए तब भी क्या ट्रांसफर हो सकता है? बस उस केस में जब कंपनी के पास जाओगे, कंपनी क्या डिमांड करेगी? अगर आप पार्टली पेड अप शेयर को ट्रांसफर करना चाहते हो और कंपनी के पास ट्रांसफर करवाने के लिए ट्रांसफरर आया है, तो कंपनी ट्रांसफर करने से पहले ट्रांसफरी को कितने हफ्ते का नोटिस देगी? 2 वीक्स का नोटिस यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, तभी ट्रांसफर होगा। और जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्या उसे अपने नाम में ट्रांसमिट करवाकर ही ट्रांसफर करना अलाउड है, या डायरेक्टली भी ट्रांसफर कर सकता है? डायरेक्टली भी ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस होता है? ट्रांसफर तो वॉलंटरी एक्ट है, ट्रांसमिशन होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हुई तो शेयर ऑटोमेटिकली किसी और को मिल गया। इसके बाद आपका अगला सेक्शन आया था 57, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप किसी और का शेयर गलत तरीके से हथियाने की कोशिश करते हो, ये पनिशमेंट है। पर फिर हमने पढ़ा था 58, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, कि अगर आप कंपनी के पास ट्रांसफर करवाने गए और कंपनी ने ट्रांसफर करने से ही मना कर दिया तो क्या होगा? तो यहां पर 2 केसेस बनाए थे, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स आर ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल। फिर भी अगर कंपनी मना करना चाह रही है तो कंपनी को एक नोटिस ऑफ रिफ्यूजल देना चाहिए, कितने दिन में? 30 दिन। अगर नोटिस ऑफ रिफ्यूजल दिया तो ट्रांसफरी एनसीएलटी के पास अपील फाइल कर पाएगा, कितने दिन में? 30 दिन। पर सर अगर नोटिस ऑफ रिफ्यूजल आया ही नहीं तो अपील कितने दिन में? पर 60 दिन काउंट कहां से करूं? जब ट्रांसफर करवाने गए थे। और पब्लिक कंपनी के लिए सारी बातें सेम है, बस टाइमलाइन कितना हो जाएगा? 30-60 की जगह 60 और 90। और जैसे ही आप एनसीएलटी के पास जाओगे, या तो वो आपकी अपील को डिसमिस कर देगा, या अपील अलाउ करके कंपनी को कहेगा कि आप ये ट्रांसफर करवाइए, कितने दिन में? 10 दिन के अंदर। और जो भी डैमेजेस है वो भी यहां पर पे किए जाएंगे। एंड फाइनली यहां पर आपका एक और सेक्शन है 59, कि अगर आपको कभी भी कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर रेक्टिफाई करवाना है तो आप एनसीएलटी को अप्रोच करिए। एनसीएलटी या तो आपकी अपील डिसमिस करेगा या अलाउ करके कंपनी को बोलेगा 10 दिन के अंदर आप अपने रजिस्टर को रेक्टिफाई करिए और डैमेजेस भी पे करिए। दिस इज ऑल अबाउट आपका चैप्टर नंबर 4। और सुनो, क्या हो गया? तो घूम फिर कर एक चैप्टर और बच गया हमारा, बस चैप्टर नंबर 5। आयुष एग्जामिशन थी प्राइवेट कंपनी के लिए वहां पर, ई शॉप में वो ओआर पास कर सकती है, सेक्शन के एंड में पढ़ना एग्जामिशन है। हाँ जी, पढ़ो एक बार, क्या दिक्कत आ गई उसमें? हाँ
बेटा उसने कहा कि अगर आपने एक बायबैक आज किया है तो अगला बायबैक कब तक नहीं कर सकते? 1 साल तक। और वो कह रहा है अगर आपने आज बायबैक इक्विटी शेयर का किया है तो आप शेयर दोबारा इश्यू नहीं कर सकते 6 महीने तक। बनी बात नारायक। फिर बस आप जैसी स्पीड चाहिए तो हाफ डे में पूरा लॉ हो जाएगा। मेरे से भी तेज हो जाएगी स्पीड, उसमें क्या। चलिए जी, विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम नाउ अपने आते हैं लास्ट चैप्टर के ऊपर, बस चैप्टर नंबर 5 हमारा, जो हमने यहाँ पर अभी तक सिलेबस में और कवर किया है, तो उसको और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये चैप्टर रिवाइज करने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल जस्ट अभी आपने इसको पढ़ा है। तो आते हैं इस चैप्टर की बातों को रैप अप करते हैं। चलो, जब हम इस चैप्टर को अप्लाई करते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, इस चैप्टर को अप्लाई करने के कुछ स्टेप्स थे। स्टेप नंबर 1, आपको हमेशा क्या चेक करना है? नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी होना चाहिए, बिकॉज बैंक या एनबीएफसी अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, ये चैप्टर उसको परेशान नहीं करता। स्टेप 2 में फिर हम क्या चेक करेंगे? जो पैसा उसने रेज किया है वो डिपॉजिट है या नहीं। तो यहां पर लॉ मेकर ने डिपॉजिट को डिफाइन किया था रूल नंबर 2 में, और उन्होंने कहा डिपॉजिट क्या होता है? कंपनी में आने वाला हर पैसा डिपॉजिट है, एक्सक्लूडिंग कितनी आइटम? तो अगर कंपनी अपने इंस्टीट्यूशन से पैसा रेज किया है, डिपॉजिट नहीं होगा, जिसमें कौन कौन आ गया? गवर्नमेंट। दूसरा, फॉरेन से रेज किया एज पर फेमा। तीसरा, बैंक। चौथा, पीएफआई। एंड लास्टली, किसी भी दूसरी कंपनी से रेज किया तो भी डिपॉजिट नहीं है। फिर अगर इन इंस्ट्रूमेंट से पैसा रेज कर रहे हो तो भी डिपॉजिट नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन आ गए? कमर्शियल पेपर एटसेट्रा। अगला कौन सा आ गया? सब्सक्रिप्शन फॉर सिक्योरिटीज एज पर एक्ट। सब्सक्रिप्शन फॉर सिक्योरिटीज एज पर एक्ट का मतलब कि आज अगर कंपनी ने पैसा रेज किया था तो अलॉटमेंट कितने टाइम में हो जाना चाहिए? 60 दिन में। वरना अलॉटमेंट सॉरी रिफंड कितने दिन में? वरना 12% का ब्याज भी लगता है और वो पैसा क्या बन जाता है? पर कंपनी ने रिफंड करने की जगह बुक्स में एडजस्टमेंट कर दी, तो क्या उसको रिफंड माना जाएगा? नहीं, और वो भी डिपॉजिट की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा। अगला पॉइंट आया डिबेंचर का, कि आप डिबेंचर के थ्रू पैसा रेज करते हो। डिबेंचर कैसा डिबेंचर है? बस सिक्योर्ड बॉन्ड या डिबेंचर होना चाहिए, पर उसको चार्ज कौन सा मिलेगा? या तो फर्स्ट चार्ज या फिर पारी पासु चार्ज। और कौन से एसेट का चार्ज होना चाहिए? टेंजिबल एसेट का चार्ज आपको देना पड़ेगा। या फिर वो कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर है जिसका टेन्योर कितना होगा? या फिर वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है अनसिक्योर्ड वाले, पर उसको क्या करवाना पड़ेगा? फिर कुछ अदर एक्सक्लूजन आए, इन सारी कंपनीज को भी डिपॉजिट के दायरे से बाहर किया गया। सबसे पहला निधि। दूसरी कंपनी कौन सी आ गई आपकी? चिट फंड। तीसरा, पर स्टार्टअप की कुछ कंडीशन है। स्टार्टअप कब डिपॉजिट से बाहर होगी? अगर सिंगल पर्सन से सिंगल ट्रांच में 25 लाख रुपए उससे ज्यादा रेस किया है थ्रू कन्वर्टेबल नोट, जिसका टेन्योर कितना है? 10 साल, तब जाकर वो डिपॉजिट से बाहर है। एंड फाइनली किसको बाहर किया? सीआईएस, एआईएफ, रीट्स, इनविट्स, म्यूचुअल फंड, ये सब सेबी के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, तो इसलिए ये वाला चैप्टर उनको परेशान नहीं करता। अगला, अगर इन 3 लोगों से पैसा रेस किया तो भी डिपॉजिट नहीं होगा, सबसे पहला। और अगर प्राइवेट कंपनी हो तो डायरेक्टर का रिलेटिव भी अलाउड है, पर इनसे आपको क्या लेना पड़ेगा? डिक्लेरेशन की उन्होंने किसी से पैसा उधार पर नहीं लिया। दूसरा, एम्प्लॉय से सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर अगर पैसा लेते हो चलेगा, बस इंटरेस्ट बियरिंग नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना पैसा अलाउड है। एंड फाइनली, अगर आप प्रमोटर या उसके रिलेटिव से पैसा रेज कर रहे हो चलेगा, पर वो पैसा आपने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्टिपुलेशन की वजह से रेज किया है, और कल को जब बैंक का पैसा रीपे करोगे, क्या प्रमोटर का पैसा भी रीपे करना पड़ेगा? और 2 एक्सक्लूजन आ गई थी, कौन कौन सी? नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट हेल्ड इन ट्रस्ट, तो अगर आप ऐसा ट्रस्टी किसी का पैसा संभाल कर रखते हो वो भी डिपॉजिट नहीं है। एंड लास्टली, ट्रेड एडवांस, पर गुड्स या सर्विसेज कितने दिन में सप्लाई कर देना? 365 डेज। या इमोबल प्रॉपर्टी बेचने का बयाना है, या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का आपने कोई एडवांस लिया है, या कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने रिसीव किया है, ये सब भी आपका डिपॉजिट के दायरे से बाहर है। बाई चांस इसमें से कोई भी पैसा रिफंड के लिए ड्यू होता था तो कितने दिन में रिफंड करते थे? 15 दिन में। तो ये आपने स्टेप 2 में डिपॉजिट का मतलब जाना। स्टेप 3 में हमने सीखा है कंपनी डिपॉजिट कहां कहां से रेस कर सकती है, या तो मेंबर से, या अगर मेंबर से डिपॉजिट रेस करना है कौन सी कंपनी को अलाउड है? पब्लिक, प्राइवेट, सबको। पर उसके लिए कौन से सेक्शन की कंडीशन माननी पड़ेगी? और 73 में मेंबर के डिपॉजिट की कंडीशन क्या आई थी? उहवार। साथ में किसकी बात है? एंड साथ में डीएससी की कंडीशन आपको माननी पड़ेगी। डीसी का बन गया था जो कितना परसेंट बनेगा, किस दिन तक बनेगा? 30 अप्रैल। फिर आया जी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ऑफर करनी पड़ेगी, पर मैंडेटरी है, ऑप्शनल है। बस अगर सिक्योर्ड नहीं है तो सर्कुलर में साफ साफ बता देना अनसिक्योर्ड है। और अगर 100 करोड़ के डिपॉजिट को 60 करोड़ की सिक्योरिटी दी, सर्कुलर में क्या लिखोगे? पार्शियली सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है। एंड आप साथ में एक सर्कुलर इशू करना जिसकी कॉपी आरओसी के पास कितने दिन पहले फाइल होगी, और साथ में सर्टिफाई करना कि पुराने डिपॉजिट का कोई डिफॉल्ट नहीं है। ये वाली बात आपको कितने साल के लिए बतानी है? 5 साल। और डिपॉजिट इंश्योरेंस की आज के दिन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं। और कंपनी अगर डिपॉजिट होल्डर का पैसा ना रीपे करे तो डिपॉजिट होल्डर किसको अप्रोच कर सकता है? एनसीएलटी। एनसीएलटी आपका पैसा दिलवाएगा। पर क्या कुछ कंपनीज बिना ये कंडीशन पूरी किए भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? किस किस कंपनी का अलाउड था? तो ये यहां पर आई प्राइवेट कंपनी की एग्जम्पशन। क्या बिना डी और सी वाली कंडीशन पूरा किए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो? सर एस वाली कंडीशन का क्या हुआ? वो वैसी ऑप्शनल थी। तो जी प्राइवेट कंपनी को एग्जम्पशन कब कब मिलेगी? सबसे पहले एग्जम्पशन ने क्या कहा? अगर आप कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो? 100% ऑफ द पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम, या आप क्या हो? या आप एक ऐसी प्राइवेट कंपनी हो जो तीनों कंडीशन पूरी कर जाए। पहली कौन सी?
किसी की सब्सिडरी एसोसिएट ना हो। दूसरा, आपकी बोरोइंग फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बॉडी कॉर्पोरेट मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? ट्वाइस ऑफ द पेड अप कैपिटल या फिर 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। और इन बोरोइंग का कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो तब जाकर आप एग्जम्प्ट होगे। और आईएफएससी पब्लिक कंपनी भी एग्जम्प्ट हो सकती है, बस डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट करना? 100% ऑफ दी पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। और बेटा जो 74 और 75 था, नए लॉ के डिपॉजिट पर है पुराने लॉ के, तो इन दोनों का पेपर का स्किप कर सकते हो। फाइनली सेक्शन 76 यहां पर आया जो किस चीज पर लगता है, और पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? एलिजिबल कंपनी का मतलब एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ कितनी है या टर्नओवर कितनी है, एंड है और है। और अगर आप 181C की लिमिट जितना डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे क्या चाहिए? ओआर, वरना क्या चाहिए? एसआर। आरओसी के पास कॉपी भी फाइल करेंगे। और पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की और क्या कंडीशन है? एक तो रूल्स की बातें मानेंगे, 73 की सारी कंडीशन मानेंगे, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करेंगे, और अगर डिपॉजिट सिक्योर्ड है तो कितने दिन में चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा? 30 दिन में आपको चार्ज क्रिएट करना है। और अगर कोई भी कंपनी इस चैप्टर की बातों को ब्रेक करते हुए डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है या रीपे नहीं करती तो 1 करोड़ या ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट व्हिचएवर इज लोअर, एंड 10 करोड़ तक का फाइन कंपनी पर है, 7 साल तक की जेल ऑफिसर डिफॉल्ट पर है, और 2 करोड़ तक का फाइन ऑफिसर डिफॉल्ट पर लग जाएगा। और अगर फ्रॉड का केस है 447 में भी लायबल हो जाओगे। इसके बाद हम गए थे रूल्स पर, एक एक करके सारी इंपॉर्टेंट रूल्स हमने पढ़े। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल आपका आया था रूल नंबर 3। उसने पहली बात आपको सिखाई कि अगर कोई इंसान जॉइंट नेम में कंपनी को डिपॉजिट देना चाहता है, मैक्सिमम जॉइंट नेम कितने अलाउड है। इसके बाद हमने पढ़े अलग अलग केस टेन्योर वगैरह के। तो नॉर्मली डिपॉजिट का मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है और मिनिमम कितना होता है, और 6 महीने से कम के डिपॉजिट नॉर्मली अलाउड नहीं है, पर एक्सेप्शनली आप कर सकते हो। पर उस केस में भी मिनिमम टेन्योर कितना और डिपॉजिट का अमाउंट कितने से ज्यादा नहीं होगा, 10%। देखना किसका है। इसके बाद अगर कंपनी 6 से 36 महीने का डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाह रही है और वो गवर्नमेंट कंपनी है तो कितना अलाउड है? 35%। अगर वो एलिजिबल कंपनी है तो मेंबर से कितना अलाउड है और पब्लिक से कितना अलाउड है, और जो नॉन एलिजिबल बच गई वो तो सिर्फ मेंबर से ही कर सकती है। तो अगर आप एक स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी हो, आप पर कोई लिमिट नहीं है। बेटा स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी कौन कौन थी यहां पर? या तो स्टार्टअप, या एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो किसी की, सारा बोलो किसकी, सब्सिडरी एसोसिएट नहीं है। बोरोइंग कितनी है? ट्वाइस ऑफ दी या 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, और इसने इस बोरोइंग का कोई डिफॉल्ट नहीं किया तो इस पर कोई लिमिट नहीं। और बाकी प्राइवेट कंपनीज के लिए लिमिट कितनी है? 100%। और अगर आप आईएफएससी पब्लिक कंपनी, लिमिट कितनी है? और जो बाकी कंपनीज बच गई उनके लिए लिमिट कितनी आ गई थी? 35%। तो ये सारी बातें रूल 3 की हमने डिस्कस करी। अगली बात एक छोटा सा पॉइंट, कोई भी कंपनी अपने डिपॉजिट्स के ऊपर मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना पे कर सकती है? जितना आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए बताया है। और मिनिमम क्रेडिट रेटिंग कितनी होनी चाहिए? जो आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग बताई है, उस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद कंपनी जो सर्कुलर इशू करती है डिपॉजिट रेज करने के लिए, बेटा उसकी वैलिडिटी कितनी होगी? या तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 6 महीने, या डेट ऑफ एजीएम विच एवर इज अर्लियर। अगर आप डिपॉजिट होल्डर्स को सिक्योरिटी देना चाहते हो तो बेटा सिक्योरिटी जो दोगे वो आप कौन से एसेट की दोगे? टेंजिबल, इंटेंजिबल? टेंजिबल की क्या चेक करोगे, बुक वैल्यू, कॉस्ट या मार्केट वैल्यू? और सिक्योरिटी कम से कम कितने रुपए की दोगे, जो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को कवर करे या इंटरेस्ट को भी कवर करे? इंटरेस्ट को भी कवर करे। तो सिक्योरिटी की ये सारी बातें भी हमने यहां पर डिस्कस करी कि जी टेंजिबल एसेट की आपको सिक्योरिटी देनी है, मार्केट वैल्यू आप चेक करोगे, और एसेट्स की मार्केट वैल्यू प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए। अगर आप सिक्योर्ड डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहते हो तो क्या आपको एक डिपॉजिट ट्रस्टी भी अपॉइंट करना पड़ेगा? उसके साथ ट्रस्ट डीड सर्कुलर इशू होने से कितने दिन पहले साइन करनी पड़ेगी? 7 दिन पहले। और बेटा डिपॉजिटर ट्रस्टी की भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है। पहला, आप डिस्क्वालिफाइड हो अगर आप डायरेक्टर, केएमपी, प्रमोटर या एम्प्लॉय हो किसके? कैश के, या आप इनडेटेड हो, या आपका कोई मेटीरियल पेक्यूनियर रिलेशन है, या आप क्या हो? श्योरिटी। बाकी ड्यूटीज ऑफ डिपॉजिटर ट्रस्टी या पढ़ लेना कि इसकी क्या क्या जिम्मेवारी है कि डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखेगा। और अगर आप ट्रस्टी को लात मारकर निकालना चाहते हो उसके लिए रिजोल्यूशन कौन सा लगेगा? और अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, बोर्ड मीटिंग में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी प्रेजेंट होना चाहिए। जो आप रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करोगे उसके अंदर एंट्री कितने दिन में होती थी? 7 दिन। और रजिस्टर प्रिजर्व कितने दिन के लिए होता था? 8 साल। क्या आप समय से पहले डिपॉजिट होल्डर का पैसा लौटा सकते हो? उस केस में कंपनी कितना ब्याज पे करेगी, पूरा या 1% काट कर? बेटा 1% कितने के लिए कटेगा? फॉर एग्जांपल 3 साल के डिपॉजिट कराए थे, 2 साल बाद जाकर पैसा मांग रहे हो तो 1% किस में से रिड्यूस होगा? 3 साल वाले रेट से या 2 साल वाले रेट से? दैट इज जो इंटरेस्ट आपने कमाया होता अगर आपने 2 साल का डिपॉजिट कराया था उसमें से 1% काट देना। और आप पैसा मांग रहे हो 2 साल 3 महीने के बाद तो कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट उठाऊंगा? और आप पैसा मांग रहे हो 2 साल 6 महीने के बाद तो कौन सा उठाऊंगा? 3 साल वाला। इस तरीके से आप प्रीमेच्योर रीपेमेंट यहां पर करते हैं, ये बात आपने समझी। और अगर वो प्रीमेच्योर रीपेमेंट नहीं मांग रहा, वो कह रहे मेरे डिपॉजिट को रिन्यू कर दो ताकि ज्यादा ब्याज कमा पाऊं, तो ऐसे केस में रिन्यूअल मिनिमम कितने टाइम के लिए कराना पड़ेगा? अनएक्सपायर्ड पीरियड से ज्यादा के लिए। और जी ईयर एंड पर कंपनी को एक रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फाइल करनी पड़ती है डीपीटी 3 में, किस दिन तक? 30 जून। और इसमें कंपनी क्या बताती है? जो पैसा डिपॉजिट है, जो पैसा डिपॉजिट नहीं है वो भी बताना है। बस वो वाली बात गवर्नमेंट कंपनी पर एग्जाम्पल है वरना बताना है। और जी अगर कंपनी ने कभी भी डिपॉजिट होल्डर का पैसा पे करने में आनाकानी करी तो पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।
कल आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 6। चलिए लाइव स्टूडेंट, आज की इस क्लास को यहीं पर विश्राम देते हैं। मिलता है आप सबसे भी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।